দেখো রেকর্ডিং এ মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो आज हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन बाकी था, तो ये देखो 2 क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यूज है वो भी कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें जिसको भी जर्नल एंट्री में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये क्वेश्चन में इतना सारा चीज है कि हमारा सारा चीज कैलकुलेट हो जाएगा और हम सारा लेजर करवा देंगे। जो लेजर है इसके अलावा भी करवा देंगे। देखो क्या बोल रहा है, एक कंपनी ऑपरेट्स ऑन हिस्टोरिक जॉब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब इनका जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो जॉब बेसिस पे है। ठीक है, मतलब जो है जॉब यानी क्या होता है, ऑर्डर बेसिस पे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, विच इज नॉट, नहीं जॉब बेसिस का मतलब ये नहीं होता। जॉब का मतलब ऑर्डर बेसिस पे काम। जैसे मान लो कि जाके अपना कुछ नोट्स जेरोक्स करवाना है। ठीक है, तो जेरोक्स वाला थोड़ी ना कुछ बना के रखता है, कोई जेरोक्स करवा के थोड़ी ना रखता है। वो अगर जो कस्टमर जाके जो जेरोक्स करने बोलेगा वैसे ही कर देगा। मतलब उनका काम क्या है, जॉब बेसिस पे है। लेकिन अगर मान लो कहीं खाने जा रहे हो रेस्टोरेंट पे या कहीं पर भी, तो क्या वो मतलब हम लोग जाके बोलते हैं वैसा भी बना के देता है, वो बात अलग है। लेकिन कॉमन तो कुछ उनके पास रहता है ना। तो वो जॉब बेसिस का मतलब हो गया जब हम लोग कस्टमर डिमांड पे कुछ करते हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली ऐसे ही बना के दो। ठीक है, जैसे कहीं कहीं देखोगे की में नाम लिखवाते हैं ना, तो की ऐसे पड़ा हुआ रहता है, उस पे जाके नाम लिखवाना है तो अपना नाम जैसा है वैसा लिखवा दिया। मतलब जॉब बेसिस पे जो जैसा डिजाइन बोलेगा। ठीक है, टेलर के पास जाएंगे तो अपने डिजाइन के हिसाब से जो ड्रेस है वो करवा सकते हैं, तो वो हो गया जॉब बेसिस पे। लेकिन मॉल में जाके जब कपड़ा खरीदते हो तो वो जॉब अकाउंटिंग नहीं किया है, वो किया है उसको बोलते हैं हम लोग बैच। बैच कॉस्टिंग, वो बैच में प्रोड्यूस हुआ है। अब उसमें से कोई एक सूटेबल हो जाता है हमारे हिसाब से, वो बात अलग है। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है विच इज नॉट इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है, मतलब नॉन इंटीग्रेटेड यानी जो लेजर में तुम लोग को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि ये लेजर ऐसा पहले तुम लोग कभी नहीं बनाते हो नॉर्मली जर्नल एंट्री। ठीक है, विद द फाइनेंशियल अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ द ओपनिंग बैलेंस इन कॉस्ट लेजर। ठीक है, तो बोल रहा है कि कॉस्ट लेजर में ये कुछ ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। क्या क्या है, स्टोर लेजर कंट्रोल, WIP फिनिश गुड्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ठीक है, ये सब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा ये सब बैलेंस क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है। स्टोर लेजर कंट्रोल, इसका बैलेंस क्या है, सब डेबिट ही होगा। WIP है तो डेबिट ही होगा। ठीक है, नॉर्मली फिनिश गुड्स तो ये भी क्या होगा, स्टॉक है। बिल्डिंग डेबिट होगा। कॉस्ट लेजर कंट्रोल मतलब ये तो पर्सनल अकाउंट और जो है हम लोग का पर्सनल अकाउंट और इसको क्या बोलते हैं, रियल। हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रहा। गुड आफ्टरनून। पता नहीं आज मुझे कोई एंटर करने से साउंड नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो फिर यहाँ पर बोला है नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। ठीक है, ये कुछ ट्रांजैक्शन बता दिया, मतलब इसका तुम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है और वो रेस्पेक्टिव लेजर में पोस्ट हो जाएगा। तो ये अभी हम तुम लोगों से पूछ लेंगे तो जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा जो दिया हुआ है वो पूछ के ही डायरेक्टली हम लोग पोस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर बोला है एंड में देखो, एट द एंड ऑफ द मंथ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP इतना इतना बता रहा है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ मतलब ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, the loss arising in the raw material account is treated as factory overhead। तो जो लॉस हुआ है रॉ मटेरियल का वो कैसे ट्रीट करना है, बोल रहा है उसको फैक्ट्री ओवरहेड दिखाओ। नॉर्मली लॉस होने से हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग पीएल को डेबिट करेंगे ना, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है उसको कहाँ डेबिट करना है, डेबिट या क्रेडिट जो भी होगा, वैसे डेबिट ही होगा। लॉस है तो क्या होगा, डेबिट। क्रेडिट तो होगा नहीं। बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल का शॉर्टेज, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज कौन से अकाउंट में दिखेगा, बोलो। मटेरियल में है ना, SLC में। नाम नाम याद रखना पड़ेगा, मेटेरियल रिलेटेड टू SLC। अगर नहीं बोलोगे तो फिर बाद में और भी भूल जाएंगे हम लोग। SLC, ठीक है, मेटेरियल यानी SLC, स्टोर लेजर या मेटेरियल कंट्रोल जो भी बोलो नाम, लेकिन याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट मेटेरियल तो यहाँ पर लिखते नहीं है हम लोग। ठीक है, AC चला दे, रुको सर चले गए हम तो मेरा हाथ ही नहीं जाएगा वहां पर तो चलाने के। गर्मी लग रहा है।
धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ। और ग्रीन वाला, ग्रीन वाला, हाँ ग्रीन वाला। वो अच्छा ग्रीन नहीं है क्या? घर वाला ग्रीन है तो अच्छा, दवा देखो ना चल रहा है, ऑन लिखा हुआ होगा देखो। ऑन तो नहीं वो। हाँ वो तो अच्छा ठीक है फिर। हम्म। एक सेकंड करवा रही हूँ। ठीक है देखो, अब यहाँ पर बोल रहा है द लॉस अराइजिंग, मतलब ये लॉस जो आएगा वो कहाँ पर दिखेगा? हमें बोल रहा है कि मेटेरियल का लॉस है, यानी स्टोर लेजर कंट्रोल में दिखेगा। उसे हमें क्या नाम देना है? फैक्ट्री ओवरहेड। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, यहाँ कुछ बिल्डिंग का बात होगा, अभी रीड नहीं किया मैंने, ऊपर जो भी था, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ, बिल्डिंग बन गया है। मतलब बिल्डिंग का बैलेंस में हम लोग क्या लिखेंगे? क्या बाई बैलेंस सीडीवीडी कुछ लिख सकते हैं अगर बिल्डिंग पूरा कंप्लीट हो गया है तो? नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये लाइन देने का मतलब यही हो गया। अगर मेरा एसेट इनकम्प्लीट होता है तो हम बाई बैलेंस शीट लिख सकते हैं ना कि मेरा इतना इतना तक बन चुका है, इसका मतलब। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, और बोल रहा है कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल्स है, ठीक है। अच्छा अब देखो, हम लोग को बोला है प्रिपेयर द रेलिवेंट कंट्रोल अकाउंट्स, कुछ नाम नहीं दिया है, बोला रेलिवेंट कंट्रोल अकाउंट्स, तो जितना हमें रेलिवेंट लगेगा हम लोग बना सकते हैं, हम सारा ही बना के दिखा देते हैं, प्रोबेबली जो भी इसमें लेजर बन सकता है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो देखो ये सब लेजर बनाना ही है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही हमें गिवन है, इसके अलावा भी हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहला लेजर का नाम है स्टोर लेजर कंट्रोल, बनाओ स्टोर लेजर कंट्रोल। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, पहला हो जाएगा स्टोर लेजर कंट्रोल। तो इसका हम इसको थोड़ा बड़ा ही बना लो, क्योंकि इसमें ज्यादा चीज लिखना पड़ता है नॉर्मली, बाकी सब WIP स्टोर लेजर ये सब बड़ा ही होता है, ठीक है। स्टोर लेजर के बाद अच्छा इसका बैलेंस भी लिखो, टू बैलेंस BD 80 लाख है, तो ऐसे लिख देंगे टू बैलेंस BD, हम 80 ही लिख रहे हैं, ठीक है। 80 लिखेंगे तो सारे डेटा को मुझे उसी तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर लैख लिखेंगे तो फिर 50 लगाना पड़ेगा, मैंने ऊपर इन लैख लिख दिया, मतलब पूरा लेजर इन लैख में बना लेंगे, 80 ही लिख दिया है, ठीक है। अच्छा इसके बाद बोल रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल 20 लाख, तो फिर नेक्स्ट लेजर बनाओ वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल। अच्छा टू बैलेंस BD ये भी बड़ा होगा, ठीक है, टू बैलेंस BD 20 लाख, ये 20 लाख हो गया। अच्छा फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, इसके बाद का बनाया है फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल टू बैलेंस BD, फिनिश गुड्स का शायद 430 बोला था, हाँ 430 लाख। अच्छा इसके बाद है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट 10 लाख, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, फिनिश गुड्स के बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, फिनिश गुड्स ज्यादा जगह नहीं चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट। अच्छा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट में टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 10 लाख। अच्छा और एक है कॉस्ट लेजर कंट्रोल 540, इसमें भी ज्यादा जगह रखना चाहिए क्योंकि इसमें काफी सारा चीज जाए। कॉस्ट लेजर कंट्रोल कॉस्ट लेजर कंट्रोल 540 टू बैलेंस BD,
अच्छा, अब और कौन सा लेजर बनाएंगे वो तो ऐसे नहीं पता चलेगा। अब इसके बाद ट्रांजैक्शन रीड करने से पता चलेगा कि कौन सा लेजर हमें और बनाना चाहिए। एग्जाम में भी तुम लोग को वैसे ही सोचना पड़ेगा, अपने मन से तो हम लोग बना नहीं सकते हैं। देखो कुछ चीज तो बना लेंगे लाइक वेजेस वगैरह होगा, लेकिन जब तक ट्रांजैक्शन नहीं दिखेंगे कैसे बना लेंगे। तो पहले ये बना लिया, अब रेलिवेंट और जो भी लगेगा वो बनाएंगे। अब यहाँ पर कोई भी हमारा काम नहीं है, नेक्स्ट यहाँ पर है। सबसे पहले बोला है मेटेरियल परचेस, हम लोग कर रहे हैं नॉन इंटीग्रेटेड वाला। तो बोलो मेटेरियल परचेज वाला एंट्री, पहले तुम लोग एंट्री बताओ तो ये जो भी डाउट है अगर छोटा मोटा कुछ भी तो वो क्लियर हो जाएगा। बोलो मेटेरियल परचेज करना, एसएलसी टू सीएलसी, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली परचेज का एंट्री होता है परचेज टू कैश, परचेज तो यहाँ पर मेटेरियल है तो एसएलसी होगा, और कैश वैश तो होता नहीं है तो टू सीएलसी होगा। तो कहाँ कहाँ पोस्ट होगा, एसएलसी में और सीएलसी में। तो पोस्ट करो, एसएलसी में क्या लिखोगे, टू सीएलसी, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। अच्छा, अमाउंट है हम लोग का 40 लाख, तो यहाँ पर लिख दिया 40, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल में लिखना पड़ेगा हाँ बाई स्टोर लेजर कंट्रोल। 40 लाख, ठीक है। ये क्या हो गया, परचेज वाला एंट्री। ये परचेज में कभी ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ये सब कंसेप्ट नहीं आता। परचेज का मतलब क्या, मैंने पैसा दिया इतना खरीद लिया, इसमें तो कुछ और होगा ही नहीं, ठीक है। ये नॉर्मल कंसेप्ट हो गया। अब जो खरीदा उसमें से हम लोगों ने प्रोडक्शन में इशू किया है, ठीक है, कितना 50 लाख। अब ऐसा मत सोचो 40 लाख था 50 लाख कैसे इशू कर दिया, पहले से भी था। अगर स्टोर लेजर कंट्रोल में जाके देखोगे तो पहले से इनका बैलेंस था, तभी ये लोग दे पा रहे हैं। ऐसा कभी पॉसिबल तो नहीं हो सकता है ना कि 40 लाख है तो 50 लाख का मटेरियल इशू कर दिया, मतलब पहले से ओपनिंग में था जो कि हमें लेजर में बैलेंस दिखा रहा है। तो इशू टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इशू हुआ है। तो जब भी प्रोडक्शन का बात होता है तो हम लोग कौन से अकाउंट का यूज करते हैं, WIP को, ठीक है। तो WIP क्या हो जाएगा, डेबिट, और मेटेरियल जा रहा है तो क्या होगा, टू SLC। ये हो गया इशूड टू प्रोडक्शन, इसमें लैंग्वेज होता है इशूड, ये कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये इशूड टू प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में हम लोग इसे भेज रहे हैं 50 लाख। तो कहाँ कहाँ एंट्री करना पड़ेगा, हाँ WIP SLC में लिखेंगे बाई वर्क इन प्रोग्रेस, बाई वर्क इन प्रोग्रेस। और ये कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला मेटेरियल है, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ठीक है। जब भी WIP लिखते हैं वो रिलेट किसको करता है, डायरेक्ट। देखो मेरा ये जो समरी था ना वहां पर ये सारी चीज देखो लिखा है। देखो जब भी डायरेक्ट होता है प्रोडक्शन टू जॉब या ऐसा कुछ तो हम लोग उसमें क्या लिखते हैं, WIP, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा इसकी वजह से, ये WIP इधर दिखेगा। डायरेक्ट और बाकी सारे केसेस में ओवरहेड होता है, ठीक है। डायरेक्ट के अलावा बाकी सब इनडायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट कहाँ जा रहा है वो देखना है। मटेरियल मेरा रिपेयर्स मेंटेनेंस के लिए जा रहा है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसके हिसाब से ओवरहेड का नाम चूज करना, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस ये डायरेक्ट वाला है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस में कितना जाएगा, 50 लाख जाएगा। और WIP में क्या लिखना है, टू स्टोर लेजर कंट्रोल, टू स्टोर लेजर कंट्रोल, कितना है 50 लाख, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट, अभी तक हमें कोई स्पेसिफिक और कोई लेजर मिला नहीं, जो हम लोगों ने बनाया उसी से काम चल रहा है। फिर बोल रहा है देखो इशू टू फैक्ट्री मेंटेनेंस, पहले बोलो ये अगर फैक्ट्री में जा रहा है तो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। अच्छा अब मेरा ये समरी में आ जाओ, देखो इनडायरेक्ट अगर है, इशू टू क्या बोला है यहाँ पर, फैक्ट्री मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस हुआ फैक्ट्री से रिलेटेड हुआ तो कहां पर चार्ज करना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड। और मटेरियल चला जाएगा तो टू क्या हो जाएगा, SLC। तो क्या लिखना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू SLC। अब देखो अकाउंट हम लोग के पास अवेलेबल है कि नहीं, SLC तो है, दोनों ही है ना। फैक्ट्री ओवरहेड की जगह देखो क्या नाम होगा, नहीं है। अच्छा नहीं है, चलो तो फिर हमें कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड। एक लेजर बना लो, ठीक है। ये हम लोग का रिक्वायर्ड लेजर हो गया, ठीक है। तो बनाओ फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा इन्होंने ना यहाँ शायद वर्क्स ओवरहेड नाम लिया है क्या, नहीं चलो कोई बात नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड ही लिखते थे। अगर वर्क्स ओवरहेड लिखते हो तो भी ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल। अच्छा इसमें कितना लिखना पड़ेगा, हाँ टू स्टोर लेजर कंट्रोल,
6 लाख, ठीक है। और स्टोर लेजर कंट्रोल में क्या लिखेंगे? हाँ, बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। अच्छा, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। अपने समझने के लिए लिख लो कि जब भी डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट कुछ भी वो WIP को रिलेट करेगा, इनडायरेक्ट होगा तो उस नाम के ओवरहेड को रिलेट करेगा जिस पर्पस के लिए जा रहा है। तो ये हो गया हम लोग का 6 लाख, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखो इशूड टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जैसे देखो इशूड टू फैक्ट्री था, तो इशूड टू क्या है? बिल्डिंग है, तो ऐसा एंट्री हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन कंसेप्ट तो मैंने बताया। तो बोलो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या? हाँ देखो, SLC, स्टोर लेजर कंट्रोल। हाँ, स्टोर लेजर कंट्रोल, मेटेरियल कम हो जाएगा, ये तो फिक्स्ड है, चाहे ये कंसेप्ट हो, चाहे ये हो, चाहे डायरेक्ट वाला हो, मेटेरियल तो सभी में कम होगा। लेकिन जा कहाँ रहा है? बोल रहे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के काम में। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लेजर बना हुआ है, उन्होंने अपना नाम दे रखा है ना, क्या नाम दिया है? हाँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो वहां पर लिखना पड़ेगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टू SLC कितना हो जाएगा? 4 लाख। तो SLC में क्या लिखेंगे? बाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। 4 लाख, ठीक है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना पड़ेगा? 2, हाँ 2 SLC 4 लाख। तो यहां तक बन गया, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, वेजेस में आ गया, ठीक है। ग्रॉस वेजेस पेड, ग्रॉस मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिला के बोल रहा है, ठीक है। जिसमें इनडायरेक्ट वेजेस हमें बताया है कितना? 40, ठीक है। तो जो भी हो, अगर टोटल इतना वेजेस है तो पेमेंट का एंट्री क्या होगा वेजेस का? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC, ठीक है। तो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा? वेजेस कंट्रोल हमारा बना हुआ नहीं है, CLC बना हुआ है। पहले CLC में लिख लेते हैं, फिर वेजेस कंट्रोल बना लेंगे, ठीक है। तो CLC में क्या लिखेंगे? बाई वेजेस कंट्रोल। अब ये ग्रॉस है, तो इसका मतलब ये हम लोगों का डायरेक्ट वाला भी है और इनडायरेक्ट वाला भी है। तो 150। और एक वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाओ, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ये पेमेंट का एंट्री है, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 150 लाख। इसके बाद बोला है इनडायरेक्ट वेजेस कितना है? 40, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ चार्ज होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसका एंट्री क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल, क्योंकि वेजेस कंट्रोल जो भी है उसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो उतने अमाउंट से कम हो जाएगा। तो वेजेस कंट्रोल में क्या लिखेंगे? बाई फैक्ट्री ओवरहेड, बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 40, ठीक है। इसमें लिख लो इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट वेजेस है। अपने समझने के लिए लिख लो कि इनडायरेक्ट वेजेस है। अच्छा, मुझे फिर से नहीं सुनाई दे रहा सर, एक बार वेट कर रहे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। फैक्ट्री मैंने ये वाला लिखा ना, और वेजेस कंट्रोल में लिख लिया। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड में लिखना पड़ेगा टू वेजेस कंट्रोल, टू वेजेस कंट्रोल। ये कौन सा वाला है? इनडायरेक्ट। जब फैक्ट्री में जा रहा है तो वो इनडायरेक्ट ही होगा, अगर WIP में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोगों ने क्यों फैक्ट्री में दिया? क्योंकि क्वेश्चन ही बता रहा था कि हम लोग का क्या है? इनडायरेक्ट है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा लिया। अच्छा, अब उसके बाद बोल रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस को हमें चार्ज करना है, तो फिर क्या एंट्री होगा बोलो? टू, हाँ टू वेजेस कंट्रोल। बिल्डिंग में ऐड करेंगे। देखो वेजेस का खर्चा जब बिल्डिंग में ऐड होगा तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा, तो बिल्डिंग डेबिट होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? वेजेस कंट्रोल। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो अकाउंट है उसमें लिखना है टू वेजेस कंट्रोल। अच्छा, टू वेजेस कंट्रोल ये कितना हो जा रहा है? 10 लाख। और वेजेस कंट्रोल में लिखेंगे
हाँ, बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये भी हो जाएगा 10 लाख। हो गया। चल इसके बाद अब वर्क्स ओवरहेड देखो, वर्क्स ओवरहेड का मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ नाम दिया है वर्क्स ओवरहेड, अगर हम लोग चाहे तो लेजर का नाम वर्क्स ओवरहेड भी रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वर्क्स ओवरहेड दिया। बाकी मैंने फैक्ट्री लिखवा दिया, तुम लोग चाहो तो इसमें स्लैश देके वर्क्स लिख लो, एक ही बात है। क्योंकि अगर कॉस्ट शीट में देखोगे तो फैक्ट्री का मतलब ही वर्क्स होता है, उसका मतलब ही प्रोडक्शन होता है। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का 3 नाम हो सकता है, तीनों ही चाहो तो लिख लो। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल भी हो सकता है और वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी एक नाम हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, सही है, मैन्युफैक्चरिंग। नहीं, फिलहाल तो 4 ही है। ये वर्क्स ओवरहेड नहीं, वर्क्स ओवरहेड तो होता है, ठीक है। शायद लास्ट क्लास में आया नहीं था तो मुझे याद नहीं है, तो नहीं बताया होगा, लेकिन होता है, वर्क्स ओवरहेड होता है। अच्छा, अब देखो एक्चुअल अमाउंट इनकट, मतलब ये फैक्ट्री का खर्चा है। बोल रहे एक्चुअल अमाउंट इनकट का मतलब क्या होता है? पेमेंट। एक्चुअल अमाउंट इनकट का मतलब क्या होता है? इनकट का मतलब पेमेंट, ठीक है। ये वर्ड का मतलब पेमेंट। तो पेमेंट हुआ है तो बोलो एंट्री क्या होगा? हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, पेमेंट का एंट्री फैक्ट्री एक्सपेंस टू कैश के तरह, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड में लिखेंगे टू सीएलसी, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल 1,60,000। अच्छा, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल में बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 160। अच्छा, अब इसमें ब्रैकेट में कुछ बताया था, बोल रहा है एक्सक्लूडिंग आइटम्स शोन अबव, मतलब ये क्यों बोल दिया है? ये 160 में ये इंक्लूडेड नहीं है, ये मतलब कौन सा बोल रहा है बोलो तो? जैसे कि देखो इनडायरेक्ट वेजेस जो हमारा ये देखो ये वाला फैक्ट्री मेंटेनेंस, ये सब बोल रहा है इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये अलग से इतना और भी ओवरहेड का खर्चा। अगर इंक्लूडेड होता तो हमें उसको एक्सक्लूड करना पड़ता, ठीक है, जो कि यहाँ नहीं करता। हाँ, मतलब तब यहाँ से ये 160 के जगह उतना माइनस हो जाता, बचे हुए वैल्यू से एंट्री करना पड़ता, क्योंकि दोबारा एंट्री थोड़ी ना करेंगे सेम चीज का। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड रिलेटेड खर्चा, फैक्ट्री में क्या क्या खर्चा गया ये देखो। फैक्ट्री ओवरहेड में गया इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है। और क्या गया अभी यहाँ पर जैसे इशू टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था, तो फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल 160 में अगर ये सब इंक्लूडेड होता तो हमें एक्सक्लूड करके लिखना पड़ता कि ये सब के अलावा और कितना फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा हुआ किसी और रीजन से, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड तो एक इन जनरल नाम है, इसके अंदर अलग अलग आइटम आ सकता है ना, जैसे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तो एक नाम है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा क्या हो सकता है? एडवर्टाइजमेंट का हो सकता है, सेल्समैन का कमीशन हो सकता है, सेल्स एजेंट का कमीशन हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कोई डिलीवरी वैन रख रहे हैं उसका डिप्रिशिएशन हो सकता है। तो ये सब होता है खर्चे का नाम, वो तो हेडिंग है। तो फैक्ट्री ओवरहेड तो एक हेडिंग है, इसमें कुछ भी खर्चा आ सकता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक ओवरहेड में फैक्ट्री रिलेटेड क्या क्या खर्चा देखा, देखो यहां से देखने से पता चलेगा। देखो यहाँ पर ये देखो मेंटेनेंस का खर्चा फैक्ट्री रिलेटेड, बिल्डिंग अगर फैक्ट्री वाला है जो कि हमें क्लियरली नहीं बोला है तो ये भी फैक्ट्री रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस ये भी कौन सा हो जाएगा? फैक्ट्री रिलेटेड। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, और इसके अलावा बोल रहा है टोटल वर्क्स ओवरहेड इतना, लेकिन बोल रहा है ये इसके अलावा है, मतलब ये जो 6 लाख 4 लाख और ये 40 लाख और ये 10 लाख के अलावा मान नहीं रहे हैं। उस हिसाब से क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि जब हमें नहीं पता चलता कि पर्टिकुलर कौन से ओवरहेड से रिलेटेड है तो हमें क्या मानना पड़ता है? फैक्ट्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को अलग नाम से ही लिया गया है, हम लोगों ने फैक्ट्री में नहीं दिखाया। बिल्डिंग फैक्ट्री का भी हो सकता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी हो सकता है, लेकिन जब हम लोग इसके खर्चे बुक कर रहे हैं तो इसका अलग लेजर नाम ही दे दिया ना हम लोगों ने कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट बोल के। अब बिल्डिंग, ये देखो ये जो मेटेरियल इशू हुआ है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, यहाँ पर जैसे वेजेस का खर्चा गया है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक सेपरेट अकाउंट बन रहा है यहाँ पर। बाकी बिल्डिंग देखो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड भी हो सकता है, फैक्ट्री रिलेटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है एक्सक्लूडिंग आइटम्स होना है वो का मतलब स्पेसिफिकली ये वाला बता रहा है, ये मेंटेनेंस वाला, और यहाँ से
ये देखो ये इनडायरेक्ट वेजेस बोल रहा है कि ये 46 लाख इसमें इंक्लूडेड नहीं, अगर होता तो हमें -46 लाख करके बाकी अमाउंट के ऊपर क्या करना पड़ता है, एंट्री पास करना पड़ता, ठीक है, कि इतना अमाउंट पेड। अच्छा फिर बोल रहा है देखो जैसे ओवरहेड का बात आया, अब ओवरहेड के खर्चे को हमें अप्लाई करने का अलग प्रोसेस होता है ना, जैसे तुम लोग बेसिक क्लास में देखोगे तो मैंने बोला था एक एलोकेशन होता है एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एलोकेट का मतलब हम लोग डायरेक्टली उस पर लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि डायरेक्ट मटेरियल एक चीज को बनाने में कितना लगेगा, जैसे एक बेंच को बनाने में कितना लकड़ी लगा है ये डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं, लेकिन इसको ये जो इसमें चिपका हुआ है जो भी इसमें ग्लू या जो कीले लगे हुए हैं वो कितना लगा हुआ है वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो सब तो केजी में खर्चा मतलब खरीदा जाता है, ठीक है, फिर कारपेंटर उसको यूज करते हैं, उसका खर्चा वो नहीं बता सकता डायरेक्टली, लेकिन एक बेंच में कितने रुपए का लकड़ी है वो बता देंगे, ठीक है, तो वो डायरेक्ट मानो तो डायरेक्ट तो एलोकेट हो जाता है, इनडायरेक्ट के केस में तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिकवर, ठीक है, मतलब उसको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट, जैसे रेंट का खर्चा, अब रेंट एक ही प्रोडक्ट में थोड़ी ना चार्ज कर देंगे, अगर 5 लाख का किसी का फैक्ट्री का रेंट है तो क्या एक प्रोडक्ट में चार्ज होगा, उसको कैसे चार्ज किया जाएगा, सूटेबल प्रोसेस में उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नॉर्मली रेंट को हम लोग एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना स्क्वायर फीट जगह है उसके बेसिस पे, ठीक है, तो उसीलिए ओवरहेड के खर्चे को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब देखो जैसे ये पेमेंट हम लोगों ने दिखा दिया इतना हुआ, अब बोल रहा है एब्सॉर्ब्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अब ये जो खर्चा है मैंने जैसे बोला ना, तो देखो बिल्डिंग फैक्ट्री को रिलेट कर रहा है तभी तो वर्क्स ओवरहेड में ये दिया हुआ है, ठीक है, तो बोल रहा है कि एब्सॉर्ब्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 20 और अंडर एब्सॉर्ब्ड हुआ है 8 लाख, ठीक है, तो पहले हम ये वाला पूछ रहे हैं, बोलो एब्सॉर्ब्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब ओवरहेड का खर्चा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट में एब्सॉर्ब करवाना है तो क्या एंट्री होना चाहिए, टू फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ ठीक हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड होगा, जैसे देखो जब भी हम लोग एब्सॉर्ब करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड को तो क्या करेंगे, कम करेंगे, अब जहां एब्सॉर्ब करवाएंगे उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, तो लिखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले अकाउंट में लिखना पड़ेगा टू फैक्ट्री ओवरहेड, कितना लिखेंगे 20 लाख, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में लिख देते हैं बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 20 लाख, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल कितना है 20 लाख, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एब्सॉर्ब्ड इन, अच्छा ये अंडर एब्सॉर्ब हुआ है, अंडर एब्सॉर्ब लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है, लॉस, ठीक है, अंडर एब्सॉर्ब का मतलब क्या हुआ, मेरा खर्चा 10 रुपए था मैंने 8 रुपए दिखाया, कम दिखाया ना तो मेरा लॉस है, अब ये कहाँ दिखाना पड़ेगा, किसका अंडर एब्सॉर्प्शन है, वर्क्स ओवरहेड का, तो वर्क्स ओवरहेड में दिखाएंगे तो लॉस है, लॉस है तो किधर आएगा, बाई साइड में आएगा, ठीक है, हाँ बाई कॉस्टिंग पीएल बोल के आएगा, तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में जाना है हमें, वहां पर बाई साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्टिंग, बाई कॉस्टिंग पीएल, यहाँ पर लिख लो हाइफन देके कि अंडर एब्सॉर्प्शन याद रहे, अंडर एब्सॉर्प्शन, अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन मतलब तुम्हें लगा था तुम्हारा खर्चा 10 रुपया होगा, ठीक है, और तुमने उस हिसाब से प्रोडक्शन शुरू कर दिया, ठीक है, और खर्चा 10 रुपया लगा के एस्टिमेट, क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे देखो हम तुम लोग को एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो मुझे सारा खर्चा ही ऐड ऑन करना पड़ेगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके पानी लेके, ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा था कि तुम लोग अच्छे से समझ में आए, सारी चीज को मुझे डेप्रिशिएशन सारी चीज को मुझे ऐड ऑन करना पड़े, लेकिन मुझे थोड़ी ना पता है कि मेरे एक एक बैच में कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ये मुझे पहले से थोड़ी ना पता है, हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि प्रोबेबली इतना होता है, अगर ठंडे का मौसम है बैच चलता है तो कम होता है, गर्मी है तो ज्यादा होता है, एसी चलेगा ज्यादा होगा, ठीक है, पानी कंजम्पशन ठंडे में क्या होता है नॉर्मली कम होता है, मतलब ऐसे करके बिजनेस जो भी चलता है उनको अपना खर्चा एस्टिमेट करना, अगर मेरा फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में मेरा इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, इतना प्रोडक्शन होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा क्या हम तब बेचना स्टार्ट करेंगे, नहीं, मेरा तो प्रोडक्शन जैसे होता जाएगा मुझे तो बेचना पड़ेगा तभी तो मेरा पैसा रिकवर होगा, तो मुझे सारे खर्चे क्या करना पड़ता है, एस्टिमेटेड वे में ऐड करना पड़ता है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि मैंने जितना सोचा था उतना ही होगा, उससे कम ज्यादा तो हो ही सकता है, जैसे नॉर्मल तुम लोग मान लो कभी मार्केटिंग के लिए ही चले गए, ठीक है, सोचा था इतना इतने रुपए में हो जाएगा, मान लो वेजिटेबल ही खरीदने गए, लेकिन अब मार्केट में जाके अगर दाम कम ज्यादा होता है तो कभी कभी क्या होता है, सोचा था 500 रुपए लगेगा लेकिन 450 में हो गया, कभी 500 सोचा था, तो यही होता है ओवर अंडर एब्सॉर्प्शन,
मतलब जो अब उससे क्या होता है, अगर हम लोग वेजिटेबल खरीदते बात अलग है, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंपनी क्या करता है, ऐड कर दिया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, बेच भी दिया, उसके बाद उसको पता चला ये खर्चा इतना, वो खर्चा इतना, जब टोटल हुआ, ईयर एंड हुआ, जब सारी चीजों का कैलकुलेशन हुआ, तो अब उसके बाद उसे पता चलेगा कि जो एस्टिमेशन किया था वो सही है कि गलत है। तो फिर उसका करेक्शन कैसे होगा, नेक्स्ट बार मतलब एस्टिमेशन को क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये एस्टिमेशन से नहीं चलेगा। अब एस्टिमेशन चेंज कब होता है, दो रीजन होता है। एक तो देखो, मान लो इलेक्ट्रिसिटी का जो पर यूनिट है वो जो है वही चेंज हो गया, जिस कंपनी से कोई इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, जैसे प्राइवेट भी होता है सरकारी वाला भी होता है, तो अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस ही गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है तो फिर क्या होगा, तब तो फिर मेरा बिल बढ़ेगा ही ना। तो एक होता है हमारे कंट्रोल के बाहर, तो एस्टिमेशन क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं था, या फिर जो रॉ मटेरियल हम लोग खरीद रहे थे मार्केट में, उस रॉ मटेरियल का क्या हुआ, उस रॉ मटेरियल में जो है हम लोगों को इतना दिन वो 10 रुपए पर किलो में मिल रहा था, बाई चांस किसी रीजन से उसका डिमांड बढ़ गया या कुछ और हो, वो 12 रुपए पर किलो हो गया। तो एस्टिमेशन इस वजह से, कुछ एस्टिमेशन गलत इसीलिए होता है क्योंकि वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, लेकिन कुछ एस्टिमेशन ऐसे भी होता है जिसने एस्टिमेशन किया उसको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग रीजन से जो है ये एस्टिमेशन गलत हो जाता है, और एस्टिमेशन गलत होने से हम लोग का लॉस होगा। जैसे देखो, मुझे प्रोडक्ट में चार्ज करना था इलेक्ट्रिसिटी 10 रुपया पर यूनिट, तो मेरा कॉस्ट सही होता जो मेरा बिल आया, लेकिन मैंने कर दिया था 8 रुपए पर यूनिट, अब मेरा 2 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। वो लॉस ही यहाँ पर ऐसे दिखता है, ठीक है। उस लॉस को कैसे ठीक करेंगे, नेक्स्ट ईयर सही एस्टिमेट करके, अगर मेरा लॉस की जगह प्रॉफिट हुआ, मतलब अगर मेरा ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वहां पर सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना पड़ता है, एस्टिमेशन को फिर चेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे पता है कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गया है, तो मुझे तो मेरा एस्टिमेशन का स्केल चेंज करना पड़ेगा ना, हम सेम स्केल रखेंगे तो मेरा तो गलत ही आएगा, ठीक है। यही होता है ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। समझ में आया क्या होता है ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब देखो बोल रहे रॉयल्टी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, अब जैसे ही बोल दिया प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो ये रॉयल्टी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, बोलो। डायरेक्ट, जब प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो क्या होगा, डायरेक्ट होगा, ठीक है। अब बोलो रॉयल्टी पेमेंट का एंट्री, पहले बोलो रॉयल्टी पे करना, रॉयल्टी क्या होता है पता है, रॉयल्टी का मतलब होता है, जैसे अगर रेंट में रहते हो तुम लोग, जैसे पीजी वगैरह में रहते हो, तो उसका घर यूज करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है ना, लैंडलॉर्ड या लैंड लेडी जो भी है। तो वैसे रॉयल्टी बहुत सारे केसेस में होता है, जैसे मान लो कि अगर कोई माइन को ले रहा है, ठीक है, माइन को लीज में ले रहा है, तो माइन यूज करने के लिए क्या पे करना पड़ता है, रॉयल्टी, ठीक है। माइन मतलब जहां पर कोयला खदान, कोयला वोयला निकल रहा है, तो वो जो हम लोग यूज कर रहे हैं माइन को, माइन नॉर्मली कोई खरीदता नहीं है, लीज में ले लेता है, ठीक है, खरीदता नहीं है, माइन खरीदता नहीं है। वहां पर जो है कोयला निकलेगा तो लीज में ले लिया, अब उसके बदले क्या, मतलब जितना प्रोडक्शन होगा उस बेसिस पे रॉयल्टी पे करना पड़ सकता है। कुछ और एग्रीमेंट भी हो सकता है कि आप इसे 10 साल यूज कीजिए, इतना देना पड़ेगा, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे होता है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग निकाल रहे हैं तो उसके बदले हम लोग क्या दे सकते हैं, रॉयल्टी दे सकते हैं, ठीक है। तो रॉयल्टी वन टाइप ऑफ रेंट ही है, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल घर का पेमेंट जब हम लोग करते हैं, घर को रेंट पे लेते हैं, तो उसे रेंट ही बोलते हैं, उसे रॉयल्टी नहीं बोलते, इसको रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। तो रॉयल्टी का पेमेंट का एंट्री क्या होगा, आप पहले पेमेंट का बोलो, वो तो चार्ज का बोलो, पहले तो पेमेंट होगा, खर्चा पे करो। नहीं नहीं, पेमेंट तो वर्क इन प्रोग्रेस क्यों होगा, खर्चे का नाम क्या है, रॉयल्टी होगा ना। जैसे जैसे वेजेस कर रहे हो तो क्या लिखते हो, वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू सीएलसी, मेटेरियल करते हो तो क्या लिखते हो, एसएलसी टू सीएलसी। अच्छा, अगर फैक्ट्री ओवरहेड करते हो तो क्या लिखते हो, फैक्ट्री ओवरहेड टू सीएलसी। एडमिनिस्ट्रेशन करते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन टू सीएलसी। वो कब करते हो, जब हमें क्या बोलता है, पेड या फिर इनकर्ड, ये सब लैंग्वेज का मतलब पेमेंट होता है। अभी बोला ना, इसका मतलब भी क्या होता है, पेमेंट। तो पहले पेमेंट होगा ना, उसके बाद हम लोग चार्ज करेंगे, पहले पेमेंट होगा, पेमेंट का एंट्री फिर क्या होगा, हाँ, तो फिर रॉयल्टी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, सीएलसी तो बना हुआ है, वहां पर लिख सकते हो बाई रॉयल्टी बोल के 8 लाख। रॉयल्टी कंट्रोल भी लिख सकते हो, सिर्फ रॉयल्टी भी लिख सकते हो। रॉयल्टी में लिखेंगे टू कॉस्ट
लेजर कंट्रोल 5 लाख, ठीक है 5 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर रिलेटेड टू प्रोडक्शन बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अभी इसे मुझे चार्ज करने बोला नहीं है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे चार्ज होगा। फिर बोला है देखो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 25। सीएलसी में लिखे, लिख दिया मैंने, लिखो, ये तो लिखा, ये लिखा है टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, और ये देखो कॉस्ट लेजर कंट्रोल, लिखना तो पड़ेगा। 6 लाख की तो, ओ 5 लाख, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, इधर भी गलत लिख दिया, नहीं इधर ठीक है। अच्छा, अब बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 25 लाख। कुछ नहीं बोला है पेड इनकट, लेकिन हमें तो पता है पहले तो खर्चा पे करेंगे, फिर तो उसको प्रोडक्शन के कॉस्ट में ऐड करेंगे। मेरा रेंट का खर्चा है, मुझे पे करना पड़ेगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे करना पड़ेगा। बाद में तो हम सोचेंगे कि प्रोडक्शन में कितना ऐड करें, जब ऐड होता है उसे बोलते हैं रिकवर्ड या चार्ज या एब्जॉर्ब, ठीक है। तो पहले पेमेंट का एंट्री बताओ इसका। हाँ, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, तो सीएलसी में लिखना पड़ेगा बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक ही साथ ऐड कर दिया है, तो हमें लिखना पड़ेगा, देखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन, अब जैसा नाम दिया है वैसे ही लिखेंगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो इसका जो अकाउंट बनेगा एक ही साथ बना लो, नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन का अलग बनता है, ये लोग अलग नहीं बना रहे, तो नहीं बनाएंगे हम लोग भी, जैसा क्वेश्चन देगा वैसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर एक अकाउंट बन जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। मतलब हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ये नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, इसीलिए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एड ऑन करके दे दिया है, ठीक है। तो ये है 25 लाख, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू सीएलसी, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कितना है 25। अच्छा, अब देखो सेल्स, सेल्स बोला है 450 लाख। सेल्स हम लोग कहाँ दिखाते हैं, नॉर्मली कॉस्टिंग पीएल में, ठीक है। तो कॉस्टिंग पीएल बना हुआ है जो कि ट्रेडिंग पीएल के तरह ही काम करता है। अच्छा, कॉस्टिंग पीएल बोलो, ट्रेडिंग में किधर सेल्स लिखते हैं, उधर उधर ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, सेल्स का एंट्री क्या होगा पहले ये बताओ, सेल्स मतलब ये प्रॉफिट वाला वैल्यू है कि नहीं, मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। सेल्स का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो सेल करने से एंट्री क्या होता है, कैश टू सेल्स। तो हम लोग तो इंटीग्रेटेड वाला कर रहे हैं, तो फिर क्या, सॉरी नॉन इंटीग्रेटेड, तो फिर कैश टू सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कैश की जगह सीएलसी टू, हाँ सीएलसी टू सेल्स, सीएलसी टू सेल्स। सीएलसी टू सेल्स। अच्छा, तो यहाँ पर बाई क्या लिखेंगे, हाँ मतलब बाई लिखो, यहाँ पर सीएलसी हाइफन देके सेल्स लिखो, 450। तो सीएलसी में क्या लिखोगे, हाँ टू कॉस्टिंग हाइफन देके सेल्स 450, ठीक है। मतलब एंट्री ऑब्वियसली यही हो रहा है सीएलसी टू सेल्स, लेकिन इसको क्योंकि हम लोग कॉस्टिंग पीएल में दिखा रहे हैं तो हम लोग ट्रेडिंग का यूज करेंगे, जैसे मतलब ट्रेडिंग या पीएल जो भी होता है तो उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एंट्री बेसिकली हो गया कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वो तो कैश आ रहा है। टू सेल्स के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्टिंग पीएल, क्यों, क्योंकि हम लोग कौन सा वाला अकाउंटिंग कर रहे हैं, नॉन इंटीग्रेटेड, तो वो लोग सेल्स के जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस्टिंग पीएल, ठीक है। चाहो तो सेल्स भी लिख सकते हो, फिर सेल्स को उसके बाद कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, कॉस्टिंग पीएल में, तो फिर से एक सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग इसको कॉस्टिंग पीएल में भी दिखा सकते हैं। अगर नहीं दिखाते तो हम लोग को एक सेल्स अकाउंट बनाना पड़ता, ठीक है, जहां पर हमें इसका एंट्री करना पड़ता, फिर ये सेल्स का क्लोजिंग कॉस्टिंग पीएल बोल के आता जो इधर ट्रांसफर हो जाता, ठीक है। तो इसको दिखाओ या डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएल में दिखाओ, एक ही बात है, अगर डायरेक्ट दिखाओगे तो एक अकाउंट हमें कम बनाना, ठीक है।
अच्छा अब देखो ये कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 55 लाख। ये कहाँ लिखेंगे? हाँ एसएलसी में लिखना है। किधर लिखना पड़ेगा? हाँ बाई साइड में या क्रेडिट साइड में? बैलेंस सीटी 55 में। अच्छा इसके बाद 25 लाख का WIP है, तो WIP में भी किधर लिखेंगे? बाई साइड में, बाई क्लोजिंग, बाई बैलेंस सीटी या क्लोजिंग बैलेंस जो भी लिख सकते। 25 लाख। अच्छा फिर इसके बाद द लॉस अराइजिंग इन द रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। बोल रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड में अगर कोई लॉस होगा, सॉरी स्टोर लेजर में अगर कोई लॉस होगा तो वो मुझे फैक्ट्री ओवरहेड बोल के दिखाना है। तो बोलो बैलेंस किधर आएगा, मतलब कुछ तो बैलेंस आएगा, वही मेरा लॉस होगा। किधर आएगा? बाई साइड में आएगा, तभी होगा। तो इसका मतलब इसको अगर हम लोग क्लोज करते हैं, इसमें हमारा बाई साइड में एक बैलेंस जरूर आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बोल रखा है। तो चलो टोटल करके देखो कि बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 80 + 40 कितना हो जाएगा? 120। बाई साइड ही आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बोल ही दिया है कि एक लॉस आएगा। तो कितना लॉस आ गया? 5। ठीक है। अच्छा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई, बाई साइड में है तो बाई बोल दिया है, क्या बोलना पड़ेगा? हाँ फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। ये क्या है? लॉस ऑफ मटेरियल। ये कैसे आया है? बैलेंस करके आया। अच्छा अगर ये फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में आया, क्या फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में हमें इसे क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा? तो करो। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में लिखना पड़ेगा टू, हाँ टू स्टोर लेजर कंट्रोल। लॉस ऑफ मटेरियल 5 लाख। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अकाउंट है इसके बाद है। अच्छा इसके बाद हमें कौन सा अकाउंट बंद करना चाहिए? देखो WIP में तो कुछ ट्रांसफर भी हो सकता है। इसके बाद हमें मेटेरियल के बाद कौन सा अकाउंट में जाना चाहिए? वेजेस, क्योंकि मेटेरियल के बाद कौन सा टास्क आता है? वेजेस वाला ही। तो वेजेस कंट्रोल में जाएंगे पहले, ठीक है। तो वेजेस कंट्रोल में देखो ये क्या है, इतना हम लोगों ने वेजेस पेमेंट किया था, ठीक है। उसमें से इनडायरेक्ट वेजेस कितना था? 40। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कितना गया? 10। यहाँ पर मिसिंग क्या है? डायरेक्ट वाला है ना। डायरेक्ट वेजेस हम लोगों ने यहाँ नहीं दिखा है। डायरेक्ट कितना होगा बोलो? हाँ यहाँ बैलेंस करने से कितना, देखो वैसे अगर 150 से इनडायरेक्ट 40 लेस करते हैं तो कितना आता है? 110। तो डायरेक्ट होना कितना चाहिए? कायदे से 110, लेकिन इसमें से 10 तो बिल्डिंग में चला गया, तो फिर डायरेक्ट में कितना गया? 100। और बैलेंस भी करोगे तो कितना आएगा? अगर क्वेश्चन में बाई चांस ये बिल्डिंग नहीं होता तो डायरेक्ट कितना आता? 110 आता। अब डायरेक्ट को कहाँ चार्ज किया जाता है? देखो पेमेंट तो लिख दिया है, चार्ज कहाँ किया जाता है? WIP। तो क्या लिखना पड़ेगा? बाई वर्क इन प्रोग्रेस। बाई वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंसिंग फिगर 100। तो टोटल 150 और 150। अब इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? WIP में ट्रांसफर करो। WIP में लिखना पड़ेगा टू, हाँ टू वेजेस कंट्रोल डायरेक्ट। कितना आया? 100। ठीक है। अच्छा वेजेस कंट्रोल हो गया। इसके बाद हमें कौन से वाले अकाउंट में जाना पड़ेगा? इसके बाद हम लोग जा सकते हैं यहाँ पर WIP वाला, देखो ठीक है। WIP में सारा चीज लिखा है 20 50, अभी 100 ट्रांसफर हुआ। अच्छा WIP तो कंप्लीट करेंगे, लेकिन और क्या कर सकते हैं? यहाँ बिल्डिंग बोला है, ये कॉस्ट लेजर, ये तो लास्ट में करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलो फैक्ट्री ओवरहेड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड से WIP में जा सकता है ना, तो इसमें देखते हैं। देखो फैक्ट्री ओवरहेड को टोटल करो कितना हो जाएगा? 211। हाँ। और इधर कितना आ रहा है बैलेंस? 182 या 183? 3 आ रहा है।
211 है तो 3 आएगा। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, बोलो इसको क्या लिखेंगे? हाँ, बाई वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड में देखो, फैक्ट्री ओवरहेड का क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड का पेमेंट होता है और वो कहाँ पर चार्ज होता है? WIP, डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट वाला अभी तक तो दिखाया नहीं था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? WIP। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। ये कौन सा वाला है? WIP मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का। ये देखो, ये देखो, फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ चार्ज होता है? WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड होता है। वो मेन एंट्री तो वही नहीं था। ठीक है, तो ये वाला तो पहले कौन सा क्लोज करना पड़ा? ये सीक्वेंस भी याद रखो, नहीं तो कैसे करोगे? अगर एग्जाम में हुआ तो सबसे पहले क्या क्लोज करना है? मटेरियल, फिर वेजेस कंट्रोल, फिर फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, उसके बाद हम लोग WIP को क्लोज कर पाएंगे। तो ये WIP वहां ट्रांसफर कर देते हैं। WIP में क्या लिखेंगे? हाँ, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। कितना है? 183। हाँ, अब टोटल करो WIP का टोटल। अच्छा, अभी भी इसे क्लोज नहीं कर सकते, रुको, इसको लास्ट में करना पड़ेगा। रॉयल्टी उसका भी तो देखना पड़ेगा ना, वो सब क्लोज करना, पहले सारे ओवरहेड क्लोज कर देना है, उसके बाद ही WIP। मतलब सीक्वेंस लिख लो। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने ये वाला क्लोज किया, बाद में भूल जाओगे। स्टोर लेजर कंट्रोल 1, ठीक है। सेकेंड में हम लोगों ने कौन सा वाला क्लोज किया? वेजेस कंट्रोल। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम लोग कहाँ चले गए? फैक्ट्री में। देखो, पूरा कॉस्ट शीट का सीक्वेंस जा रहा है, मटेरियल, फिर लेबर, फिर क्या हो गया? फैक्ट्री ओवरहेड। अब दूसरे ओवरहेड में चलते हैं। दूसरे ओवरहेड में हमें क्या मिल रहा है? रॉयल्टी मिल रहा है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन तो अलग से है नहीं। तो चलो पहले रॉयल्टी को क्लोज करते हैं, मतलब इसको कौन सा नंबर दे देंगे? फोर्थ। ठीक है, तो रॉयल्टी को क्लोज करेंगे। अब रॉयल्टी का खर्चा एक बार पढ़ते हैं। देखो, बोला है प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो कहाँ चार्ज होगा? WIP, है ना। प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो कहाँ चार्ज करना पड़ेगा? WIP। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बाई वर्क इन प्रोग्रेस। अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता तो कहाँ लिखते? फैक्ट्री ओवरहेड। जब कुछ नहीं बोलेगा तो फैक्ट्री, और अगर बता देता रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, तब फिर मुझे क्या लिखना पड़ता है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। नॉर्मली जब कुछ नहीं बोलेगा तो ओवरहेड में फैक्ट्री चूज करना है, और अगर हम मुझे बोल देगा प्रोडक्शन है तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 5 भी लिख के मुझे क्लोज करना है, मतलब इसमें कोई ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ भी नहीं। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। ये वैसे भी डायरेक्ट खर्चा, इसमें ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन होगा नहीं। रॉयल्टी क्योंकि WIP में गया तो डायरेक्ट है। 5 हो गया। अच्छा, इसको पहले ट्रांसफर करो WIP में, टू रॉयल्टी बोल के। WIP में ट्रांसफर करना पड़ेगा टू रॉयल्टी बोल, टू रॉयल्टी अकाउंट 5 लाख। ठीक है, अच्छा, अभी भी इसे क्लोज नहीं करेंगे। अब हम लोग दूसरा कौन से वाले अकाउंट में जाएंगे? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकते हैं। ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये हम लोग 5th नंबर पे लिखते हैं। अच्छा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का इसको कहाँ क्लोज करते हैं? बाई, ये देखो दिखाते हैं, देखो कहाँ क्लोज होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरल वाला हुआ तो कहाँ क्लोज होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और यहाँ अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला है। ठीक है, तो ये कहाँ पर क्लोज होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा? जितना है उतना ही रहेगा, 25। अच्छा, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट एक बना लो? चलो बना लो, ताकि जितना भी अकाउंट हो सकता है प्रोबेबली सारा ही तुम लोग एक बार सीख लो फिर से ही। तो देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स बना लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बना हुआ नहीं है, अगर कभी वो बनाने बोले तो कैसे होगा वो भी देख लो। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू, अभी अभी जो क्लोज किया, सेलिंग एंड, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 25। ये लिख लो, हम बता देंगे कैसे करके क्लोज होगा। अच्छा, अब ये मेरा हो गया 5th नंबर। बाकी क्या है फिर से एक बार यहाँ देखते हैं। अच्छा, इसके बाद मेरा ये स्टोर लेजर कंट्रोल कंप्लीट हो गया। WIP भी बाकी है, फिनिश गुड्स। अच्छा, अब ये दोनों को हमें कंप्लीट करना पड़ सकता है। बिल्डिंग को कर सकते हैं, देखो बिल्डिंग को भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। बिल्डिंग तो हमारा सारा चीज ही लिखा हुआ है, बिल्डिंग रिलेटेड तो कुछ है नहीं। बिल्डिंग को चाहो तो कर लो। कितना नंबर पे कर रहे हैं? 6 नंबर पे क्लोज करो। 20, 10, 30, 40, 44। अच्छा, बिल्डिंग बोला था कि बिल्डिंग कंप्लीट हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ था। मतलब मुझे बाई बैलेंस BDCD कुछ नहीं लिखना है। तो अब इसका एंट्री क्या होगा? बाई
CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कॉस्ट लेजर कंट्रोल 44 लाख। ठीक है, तो ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल में चला जाएगा। बाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोल के 44, बाई ओ सॉरी टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फोर्टी फोर। अच्छा, ये 6 नंबर क्लोज हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कौन सा वाला क्लोज कर सकते हैं? अच्छा, हम लोगों ने फिनिश गुड्स कंट्रोल बनाया है। हाँ बनाया है, ठीक है। अच्छा, फिनिश गुड्स कंट्रोल तो अभी क्लोज नहीं होगा जब तक हम लोग WIP को क्लोज नहीं करते, क्योंकि WIP से तो फिनिश गुड्स में आएगा। लेकिन हमें एक चीज बता रखा था कि कंपनी कैसे प्रोडक्ट बेचती है, बोल रहे जितना भी बेचती 20% मार्जिन ऑन सेल पे बेचती है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर WIP को क्लोज कर सकते हैं। देखो WIP का सारा चीज हम लोग का जो भी क्लोज होना था, क्योंकि देखो सबसे पहले मेटेरियल वर्क, फिर लेबर हो गया, फिर फैक्ट्री हो गया, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अब तो सारा काम ही हो गया, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंच गए, तो अब तो WIP क्लोज हो ही जाएगा। तो WIP को क्लोज करो, कितना होगा? 358। तो ये इधर भी 358 और बैलेंस करके कितना आएगा? 333। इसको क्या लिखेंगे? बाई साइड में है, बाई तो लिखेंगे, लेकिन नाम क्या होना चाहिए? फिनिश गुड्स, क्योंकि WIP तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से कहाँ जाएगा? फिनिश गुड्स बन गया है। इतना टोटल हम लोगों ने खर्चा किया, इतना क्लोजिंग WIP है, इतना टोटल खर्चा करने के बाद इतना स्टॉक अभी भी इनकम्प्लीट है। 25 रुपीज का स्टॉक, 25 लाख का, मतलब 33 लाख कुछ इतना आएगा, 333 लाख का जो है फिनिश गुड्स बन गया है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ये फिर फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा। अच्छा, इसका नंबरिंग कितना दे? 7th नंबर दे देते, ठीक है। अब फिनिश गुड्स में इसे ट्रांसफर करो टू, हाँ, टू वर्क इन प्रोग्रेस। थ्री, ठीक है, 333 हो गया। अच्छा, फिनिश गुड्स का हमारा कोई क्लोजिंग स्टॉक वर्क दिया हुआ था क्या? नहीं। अच्छा, ये सब कुछ नहीं दिया होता। चलो, अभी ये तो क्लोज नहीं होगा। कैसे क्लोज होगा? क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है कितना हम लोगों ने सेल किया है। अच्छा, यहाँ पर सेल दिया था, देखो कितना दिया था, 450। अब इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है? 20%। तो माइनस करने से पता चल जाएगा जो गुड्स बिका उसका कॉस्ट कितना है। बोलो कितना कॉस्ट होगा? 450 से, हाँ, कॉस्ट ना प्रॉफिट, क्या बोल रहे हो? प्रॉफिट तो मैम 20% तो 1 लाख ना हो। हाँ, मतलब कैसे निकालोगे? 450 पे तो 20% करना पड़ेगा। नहीं, 20% ऑन सेल्स बोला है, तो ये कौन सा वैल्यू है? सेल्स ही है, तो डायरेक्ट इस पे लगाओ ना, डायरेक्ट इसी पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 8 लाख होता है, तो 8 लाख हो गया। तो 8 लाख माइनस 8 लाख क्या निकल के आया? प्रॉफिट। ये डायरेक्ट क्यों किया? क्योंकि ये तो सेल पे ही बताया। कितना? 90। हाँ, 450 का 20% करना। हाँ, तो फिर -450, तो कितना कॉस्ट हो जाएगा? 360। हाँ, वो भी कर सकते, 450 का 80% भी कर सकते, 360। हाँ, वो भी कर सकते हो। देखो वो कैसे होता है, 20% जो है वो सेल के ऊपर है, मतलब 20% प्रॉफिट है, तो 80% क्या होगा? कॉस्ट। तो डायरेक्ट 80% करोगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही बोल रखा है ना सेल पे, ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट हमें मिल गया। अच्छा, वो कॉस्ट कहाँ दिखाना चाहिए? फिनिश गुड्स में, कि फिनिश गुड्स टोटल मेरे पास इतना था, इसमें से जो बिक गया वो बाई साइड में लिखना पड़ेगा। तो उसको क्या लिखते हैं? उसका कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, उसको लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब ये पूछता ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ लिखना है, तो देखो मैंने सारा अकाउंट बनाया, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये गुड्स मेरा बिक गया है, ठीक है, तो लेकिन मुझे उसका कॉस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? 450 का 80% कर लो तो भी आंसर आएगा, या फिर 450 से 20% लेस कर लो तो भी आंसर सेम ही आएगा। 360 लाख हो गया, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितना स्टॉक था? 763, जिसमें से सेल कितना हो गया? 360। तो बाकी मेरा क्या होगा?
बैलेंस फिनिश गुड्स बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना होगा? हाँ, माइनस करने से हो जाएगा 304 403, ठीक है 403। अभी हम लोगों ने ये वाला क्लोज किया, मतलब ये 8th नंबर पे किया, ठीक है ये 8th नंबर पे किया। बिल्डिंग क्लोज हो गया। अब फिर से देखते हैं क्या क्या हो गया। स्टोर लेजर कंट्रोल कर लिया, WIP कर लिया, फिनिश गुड्स कंट्रोल हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, कॉस्ट लेजर बाकी है इधर, ठीक है। और इधर रॉयल्टी ये सब कंप्लीट हो गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। अच्छा, इधर कॉस्टिंग PL और इधर हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है इसको हम लोग यहाँ पर एक COGS भी बनाओ तब पता चलेगा। एक COGS बनाओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रह ही जाएगा। जितना भी पोस्टिंग करवा रहे सभी का लेजर करवा देते, तो COGS में बोलो। अभी अभी एंट्री किया हम लोगों ने टू, हाँ फिनिश गुड्स कंट्रोल 360, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट शीट का याद करो, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उस पे क्या ऐड होता है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो फिर वो क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसको क्लोज कहाँ करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखो, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा? 360 360। और ये देखो जब मैंने यहाँ पर करवाया था ना, देखो यहाँ पर ये चीज लिखा था, ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, COGS और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब ऐड करके आएगा। तो ये देखो ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स फिर यहाँ ट्रांसफर करो कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले अकाउंट में, टू COGS बोल के ट्रांसफर कर दो। कितना? 360। अच्छा, अब 360 और इसको ऐड करो, ऐड करने से कितना होगा? 385। इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद तो और कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट कहाँ जाएगा? कॉस्टिंग PL, बाई कॉस्टिंग PL में चला जाएगा, ठीक है 385, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉस्टिंग PL में फिर ट्रांसफर करो टू, क्या लिखना पड़ेगा? टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 385, ठीक है। अच्छा, और एक हम लोगों ने कॉस्टिंग PL में क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया है, एक ओवर अंडर एब्सॉर्प्शन आया था ना, हाँ ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड में देखो बाई कॉस्टिंग PL अंडर एब्सॉर्प्शन 8 लाख लिखा था, बट वो हम लोगों ने तब नहीं किया था ट्रांसफर, तब कर लेने से ही अच्छा होता। अभी कर लो, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है कितना हो जाएगा? 8 लाख। अच्छा, अब इसको भी हम लोग क्लोज कर सकते हैं। हम लोग का सेल्स हुआ है 450 लाख का, और यहाँ पर कॉस्ट इतना इतना लगा है, ठीक है। तो बाकी क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। ये मतलब क्या है? हम लोग का तो कॉस्टिंग PL ट्रेडिंग PL के तरह है, तो इधर आया तो प्रॉफिट, इधर आया तो लॉस। अब देखो कितना प्रॉफिट आ रहा है, 57, ठीक है। इसको हम लोग प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? CLC में, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम लोग प्रॉफिट की जगह क्या लिखेंगे? CLC प्रॉफिट। ये बैलेंस करके आया, अब CLC में ट्रांसफर कर दो, CLC में ट्रांसफर कर दो कॉस्टिंग PL बोल के 57, बाई कॉस्टिंग PL बोल के, बाई कॉस्टिंग PL बोल के 57, ठीक है। अच्छा, ये तो हाँ ये तो हो जाएगा। एक मिनट, मैंने क्या कॉस्ट लेजर का वैल्यू गलत लिख दिया है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल 540, नहीं सही लिखा। करो टोटल, what is 7 lakhs? इधर 457। नहीं से है। इससे क्या है 1 लाख 1034, तो इधर बैलेंस आ जाएगा फिर। काय बैलेंस नहीं मैच क्यों नहीं हुआ? एक सेकंड वेरी डाउन लैंड देखो, बैलेंस तो इधर या इधर आएगा, एक सेकंड देख के। अच्छा, क्या गलत लिखा है मैंने? कॉस्ट लेजर कंट्रोल 540,
बाकी सारा क्लोज हो गया हम लोग का। एक सेकंड देखते हैं। 1 क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। 3 ये वाला बाकी है। ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 10 अकाउंट बना है, 10 का 10 ही क्लोज हो गया। ये वाला बैलेंस इधर क्यों आ रहा है मेरा? पहले किया तो मैंने 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा हम लोगों ने क्या क्या अकाउंट बनाया? एसएलसी बनाया, वेजेस कंट्रोल बनाया, डब्ल्यूआईपी बनाया, फैक्ट्री ओवरहेड, फिनिश गुड्स कंट्रोल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, रॉयल्टी, सीओजीएस, कॉस्टिंग, पीएल। अच्छा सीएलसी, सीएलसी में क्या क्या लिखा है देखते हैं पहले। हाँ एक तो 57 लिखा है देखो, तो 57 रॉयल्टी का 5, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 25। अच्छा उसके बाद एक यहाँ पर 57 कॉस्टिंग पीएल का देखो, तो एक बार चेक करो। रॉयल्टी का 5, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का 25। अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड का 160, वेजेस कंट्रोल का 150 और एसएलसी का 40। और इधर पे है 44 और 4 450। हाँ हाँ 540 क्रेडिट साइड में लिखा है। ये तो हम लोग का बैलेंस है। सीएलसी दोनों ही अकाउंट होगा ना। सीएलसी का मतलब पर्सनल भी होगा, रियल भी है, पर्सनल भी है। ये सीएलसी का जो अकाउंट है, ये हम लोग का कौन कौन से अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है? डमी अकाउंट है। ये नॉमिनल छोड़ के बाकी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ रियल और दोनों ही है, दोनों ही है। हाँ रियल भी है, पर्सनल भी है। तो द ओपनिंग बैलेंस इन कॉस्ट लेजर कंट्रोल एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इसको इधर लिया है तो ही आंसर मैच हो रहा है। अच्छा उधर लेना है। हाँ उधर लेना, बाई साइड लेना पड़ेगा। पर इनको कैसे करें? कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिए हैं। कोई क्वेश्चन मतलब सीएलसी का वो बैलेंस नहीं से सीएलसी का कोई क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा है बैलेंस था। देखो था किसी क्वेश्चन में, एक बार चेक करो तो था कि नहीं। एक बार देखो तो था। मैं बैलेंस प्रोग्राम थी बाई साइड में बैलेंस प्रोग्राम इलास्ट्रेशन तो रुको एक सेकंड देखते हैं क्या दिया है। हाँ इसका किया हुआ ही था, इसका किया हुआ ही था। ये देखो इसका क्रेडिट साइड में था ही ना, इसीलिए इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ट्रायल बैलेंस था ना। तो ये डेबिट ही है और ये क्रेडिट ही है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। उसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा उसका। नहीं बता देते हैं, देखो क्रेडिट बैलेंस ही होगा क्योंकि मेरा रियल अकाउंट आ रहा है और एक हो रहा है मेरा पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ये मेरा नहीं, पर्सनल नहीं। देखो पर्सनल अकाउंट जो है, पर्सनल तो देखो लाइबिलिटी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। रियल अकाउंट में देखो एसेट या लाइबिलिटी पे डिपेंड करेगा। कॉस्ट लेजर कंट्रोल, इसको शायद क्रेडिट ही लेना पड़ता है मेरे हिसाब से। टू बैलेंस वीडियो को ये देख के मुझे बताना पड़ेगा एक बार इसका। अभी तो लिखो फिलहाल बताते हैं। एक बार इधर से इधर ट्रांसफर करो, लिखो बाई बैलेंस वीडी। कितना हो रहा है? 540। अब तो हो ही जाएगा। कितना? 977 और इधर कितना आएगा? मतलब 492 टू बैलेंस सीडी माइनस करके बोलो। 483। ये लेकिन क्रेडिट बैलेंस ही ले रहा है, इधर भी बाई बैलेंस बीडी आया, ये भी टू बैलेंस आया, तो ये इधर जाएगा। हाँ वही तो रीजन जो है। कॉस्ट लेजर देखो, कॉस्ट लेजर कंट्रोल तो डमी अकाउंट की तरह यूज होगा। डमी अकाउंट देखो ये मेरा डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा क्रेडिट ही होता है हमेशा डेबिट ही होगा, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि देखो जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो टू सीएलसी करते हैं, लेकिन जब पैसा रिसीव करते हैं तो फिर क्या करते हैं? सीएलसी तो डेबिट भी तो करते हैं ना। अब बैलेंस क्या आएगा?
ये पॉइंट तो हमारा आंसर निकालने के बाद पता चला कि ये होगा, इसको मुझे इधर ट्रांसफर करने के लिए बोला है 540। हाँ क्रेडिट में ही तो ले रहा है हर जगह, मतलब इसको क्रेडिट में ही लेना पड़ेगा। above prepare the relevant journal to records to इसका भी डिग्री स्टडी करना पड़ेगा। CLC मेरा इधर आ रहा है, CLC क्रेडिट डेबिट कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। कॉस्ट लेजर करेंसी, प्योर लेजर करेंसी, कॉस्टिंग की है। अच्छा ठीक है, एक बार हम देख के बताएंगे, ठीक है। मुझे भी अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्रेडिट साइड ही हर जगह पे हो रहा है, ठीक है। अभी तो इतना रहने दो, ठीक है। ये वाला हम बता देंगे क्यों मेरा क्रेडिट साइड ही आएगा। मुझे जितना लग रहा है, देखो क्रेडिट होगा कि डेबिट, वो तो देखो जब ट्रायल बैलेंस रहेगा तब तो क्लियरली समझ में आ जा रहा है डेबिट में जा रहा है कि क्रेडिट में जा रहा है। यहाँ पर तो कुछ बोला ही नहीं था, ओपनिंग बैलेंसेस ये सब तो पता चल रहा है। स्टॉक है तो डेबिट ही होगा ना, स्टॉक तो नेगेटिव होगा नहीं। अगर स्टॉक नहीं है तो जीरो दिखेगा, स्टॉक तो नेगेटिव में नहीं होगा। WIP हो गया, फिनिश गुड्स बिल्डिंग। कॉस्ट लेजर कंट्रोल, अब क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस तो नॉर्मली देखो, अगर मेरा पर्सनल मतलब लाइबिलिटी हो सकता है, क्रेडिट साइड में क्या जाता है, लाइबिलिटी जाता है और क्या जाता है बोलो, ट्रायल बैलेंस के साथ इनकम। इनकम एक्सपेंस तो डेबिट साइड जाएगा ना, या तो लाइबिलिटी होगा या तो इनकम होगा, उसी पे बेसिस। तो इसका मतलब देखो मेरे हिसाब से इधर जब आ रहा है तो लाइबिलिटी होगा तभी, और या फिर इनकम होगा। अच्छा तो मेरा कौन कौन सा दो अकाउंट हो रहा है, रियल और पर्सनल। पर्सनल तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर दोनों। पर्सनल अकाउंट में देखो डेटर होने से डेबिट होता है, पर्सनल क्रेडिटर होने से फिर मेरा क्या हो जाएगा, वो रियल अकाउंट में तो क्रेडिटर होने से तो क्रेडिट हो जाएगा। कुछ तो एक लॉजिक होगा, मुझे जितना लग रहा है इधर होना चाहिए। ठीक है हम देख के बताएंगे, ठीक है। ये वाला अभी तो रहने दो, ठीक है। तो लेकिन मैक्सिमम सारे क्वेश्चन में शायद बाई साइड में ही हो रहा है, तो वो ध्यान में रखो कि बाई साइड में हमें करना है, ठीक है। इस एक पॉइंट के अलावा बाकी सारा एंट्रीज क्लियर हो गया। जो भी कंफ्यूजन था कि एंट्रीज कैसे होगा, COGS कब जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कब जाएगा, ठीक है। बाकी देखो एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो और भी अच्छे से समझ में। तो क्या आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है जो आप दे देंगे हम लोग प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देंगे, हम लोग दुनिया के लगता है बहुत क्वेश्चन दे रहे हैं आपके पास दिमाग। ठीक है हम दे देंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अच्छा अब ये फोर्थ वाला कर लेते हैं, बस कंप्लीट हो जाएगा। देखो फोर्थ वाला जो बोला है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ ए कंपनी हैविंग ए नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000, ठीक है। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 60,000 यूनिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। सेल्स बोला है 10 लाख, 10 लाख कितना यूनिट पे बोला है, 50,000 यूनिट, ठीक है। तो नॉर्मल कैपेसिटी कितना है 60,000 यूनिट, लेकिन इन्होंने सेल कितना यूनिट किया है 50,000 यूनिट। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट बता दिया है 5 लाख और 2,50,000। एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,50,000 ऑफ विच 60% फिक्स्ड बताया है। फिर बोल रहा है एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 45,000 विच आर कंप्लीटली फिक्स्ड। Actual selling and distribution expenses 30,000 of which 40% are fixed. Interest and dividend receipt 15,000. हमें तीन चीज प्रिपेयर करना है। पहला प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स हमें प्रिपेयर करके देना है, तो पहले हमें लेजर बना के PL अकाउंट बना के दिखाना है। सेकंड हमें बोला है कॉस्ट शीट बनाना है और प्रॉफिट निकाल के दिखाना है, assuming that indirect expenses are absorbed on the basis of नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है 60,000 यूनिट, और फिर उसके बाद रिकंसिलिएशन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइनेंस के हिसाब से टी शेप में बना लेंगे एक PL अकाउंट। बनाओ, टी शेप में एक PL अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें अकाउंट्स बनाना डेबिट क्रेडिट में जरूरत नहीं है। कौन से वाले में, वो जो ये फॉर्मेट बना रहे हो, नहीं एग्जाम में जब करोगे तो पूरा ही लिख लेना। एग्जाम लिखना है डेबिट क्रेडिट लिखने से तो अच्छा है, अगर एकदम ही टाइम नहीं बचता है तो बात अलग है, लेकिन जब बनाओगे तो उसका कंप्लीशन एक होना चाहिए।
प्रेजेंटेशन तो होगा, इसलिए हम नहीं लिखता है, लिखता है, देख कहीं कहीं नहीं लिख रहा है, कहीं कहीं लिख भी रहा है, देखो ठीक है, लिख अगर टाइम हुआ तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो देखो वैसे पर्टिकुलर्स भी लिखना चाहिए, ठीक है मेरे हिसाब से। अब अगर एकदम ही टाइम नहीं बचता है तो बात अलग है ना, लिखने से प्रेजेंटेशन पे तो 1 मार्क्स रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये लोग नहीं लिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां तुम लोग को प्रेजेंटेशन सही करना। अरे बुक में भी तो बहुत चीज गलत रहता है या फिर करता नहीं, कभी कभी रेक्टिफाई भी तो नहीं होता है, मतलब कोई मान लो गलत क्वेश्चन है वो फिर सालों साल चलते ही जाता है, तो उसका रेक्टिफिकेशन कहाँ होता है। देखो ये भी तो कोई टाइप किया है ना, उसके बाद ही प्रिंट हुआ है, तो उसका भी तो एक लिमिटेशन है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब तो एरर थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन तुम लोग जब करोगे कोशिश करना प्रेजेंटेशन जितना अच्छे से कर पाओ, ठीक है। बाकी टाइम कम बचता है तो क्वेश्चन ही करके आओगे ना, अब डेबिट क्रेडिट में थोड़ी ना टाइम वेस्ट करोगे, उससे 1-2 नंबर अगर काट भी लेता है, क्वेश्चन सही बनेगा वो चाहिए ना ज्यादा, ठीक है। बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो जैसे मैंने ये P/L लिख दिया, अब तुम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस लिखना चाहिए। अब अगर टाइम नहीं है तो क्या करोगे, कम से कम कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करके आना। एक तरीके से ना हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग का CLC जो आया वो हम लोग का डेबिट में होगा बैलेंस या क्रेडिट में होगा, कैसे समझ सकते पता है, अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन किया ना, ये देखो हम एक बार देख के तो बताएंगे, मान लो इसका एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, तो मुझे बोल सकते हो इसमें कौन कौन सा अकाउंट का बैलेंस जाएगा। देखो वही जाएगा ना जिसका मेरे पास बैलेंस है, जिस अकाउंट का। जैसे सबसे पहले कौन सा जाएगा, देखो स्टोर लेजर, तो उसका बैलेंस कितना है 55, किधर है, मतलब किधर लिखना पड़ेगा। हाँ तो इसको तो डेबिट में लिखेंगे ना, बैलेंस उधर है, तो कितना आया था बोलो तो 55, तो यहाँ पर लिख देते हैं चलो 55 डेबिट साइड में। अच्छा उसके बाद कौन सा अकाउंट था, उसके बाद था WIP का बैलेंस था 25, ये भी मेरा किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा, तो लिखो WIP डेबिट में चला जाएगा। कितना जाएगा 25, ठीक है। अच्छा WIP के बाद फिनिश गुड्स में बैलेंस आया 403, ये भी डेबिट में जाएगा, फिनिश गुड्स 403, फिनिश गुड्स 403 ये भी डेबिट में जाएगा। अच्छा फिनिश गुड्स के बाद बिल्डिंग, इसका कोई बैलेंस नहीं है, होता तो कहाँ जाता डेबिट में जाता, इसको अभी छोड़ देते क्योंकि यही तो हमारा कंफ्यूजन हो जाता। फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई बैलेंस नहीं है, बैलेंस CD होगा तभी जाएगा, यहाँ तो कोई बैलेंस नहीं है, बैलेंस CD हो या BD हो, यहाँ भी कोई बैलेंस नहीं, यहाँ भी कोई बैलेंस नहीं, यहाँ भी कोई बैलेंस नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। अब ये इसका टोटल करो, टोटल करो कितना आता है 483। तो फिर मुझे लेजर सॉरी ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए इधर कितना लिखना है 483, तो किधर जाएगा क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में जो आएगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे CLC, तो फिर ये हो गया। देखो मतलब CLC का कौन सा होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो फिर मेरा किधर निकल गया है क्रेडिट, तो 483 किधर लिखना पड़ेगा फिर, हाँ मतलब इधर इधर लिखोगे 483, मतलब ये वाला किधर जाएगा, इधर जाएगा। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता था ये मिसिंग फिगर था, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था, बाकी सब चीज दिया हुआ था, मान लो ये 483 दिया हो तो ये ऐसे ही इधर निकल जाएगा। तो इससे भी हम लोग समझ सकते हैं, एक बार अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं कि मेरा CLC का बैलेंस किधर आ रहा है, ठीक है, फिर भी हम लॉजिक बता देंगे क्यों हम लोग का ऑलवेज क्रेडिट ही आ रहा है, लेकिन यहाँ से भी पता चल रहा है, देखो क्रेडिट साइड आ रहा है क्लोजिंग वाला, तो इसका मतलब ये CLC का ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पोस्ट करें, अभी के सिचुएशन के हिसाब से बता रहे, बाद में हम बता देंगे। तो मेरा ये क्लोजिंग किधर आएगा 483 हो रहा है, वो तो कंफर्म। देखो इसको लेजर बैलेंस नहीं करके भी हम ट्रायल बैलेंस से तो बोल सकते हैं कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल का बैलेंस कितना आएगा 483, और कौन सा बैलेंस आया क्रेडिट साइड में आया, तो मुझे किधर लिखना पड़ेगा इधर डेबिट साइड में। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये टोटल करने से जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमें पता चल जाएगा किधर लिखना पड़ेगा।
समझ में नहीं आया मेरा बात? हाँ देखो, ये 483 तुम लोग सोचोगे ये तो बैलेंस करके था तो मुझे पता चला, लेकिन ये बिना बैलेंस के भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस से मुझे सीएलसी पता चल गया कितना होगा, उसको इधर लिख दो तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि क्वेश्चन में गिवन डेटा मेरा किधर जा रहा है, डेबिट में कि क्रेडिट में। ये हम लोग एक दिमाग लगा के कर सकते, बाकी हम बता देंगे क्यों ये इधर हो रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे भी तो हम लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा चलो मेन वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर पीएल, पीएल में सबसे पहले सेल्स है, सेल्स लिख लो 10 लाख। ये तो कर ही लोगे जैसे नॉर्मल तुम लोग लिखते हो, सेल्स हो गया 10 लाख। 50,000 यूनिट। अच्छा सेल्स के बाद है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कुछ नहीं है, अगर होता तो ओपनिंग इधर लिखते, क्लोजिंग को इधर लिखना पड़ता। अच्छा फिर बोला है मेटेरियल वेजेस 5 लाख और 2,50,000, तो टू साइड में लिखेंगे, खर्चा है टू डायरेक्ट मेटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस 5 लाख 2,50,000। अच्छा फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,50,000। अच्छा क्या यहाँ पर हमें फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग करके लिखना जरूरी है? नहीं, फाइनेंस वालों का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये कॉस्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा लिख दो जितना है उतना, फिक्स्ड और वेरिएबल सारा मिला के जितना हो 1,50,000। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन 45,000, टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 45,000। अच्छा इसके बाद है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 30,000, टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 30,000, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 30,000। अच्छा और क्या था? इंटरेस्ट डिविडेंड, ये आएगा फाइनेंस में, आएगा किधर आएगा? बाई साइड में इनकम है ना, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। हाँ अब इसको देखो, तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे, यहां तक का ट्रेडिंग बना सकते थे, यहां से यहां तक का, फिर जीपी निकाल के फिर ब्रॉट डाउन करके ये दोनों और इसको पीएल में दिखा सकते थे, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये पार्ट पार्ट करके भी किया जा सकता था, इतना ट्रेडिंग से रिलेटेड है और ये जो है ये पीएल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में भी कर सकते हैं। लास्ट दिन हम लोगों ने क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया था, और अगर चाहो तो एक ही साथ में कर सकते, क्योंकि ज्यादा इसमें वेराइटीज है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट ही आ रहा है शायद, देख लो 40,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। टोटल 10,15,000। पहला क्वेश्चन का आंसर बन गया कि अगर हम लोग फाइनेंस वालों का रिकॉर्डिंग करते हैं तो इस तरीके से होगा। फिर सेकंड हमें रिकॉर्डिंग करके दिखाना है कॉस्ट वालों के हिसाब से। ठीक है, अच्छा तो कॉस्ट वालों के हिसाब से बनता है कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और प्राइम कॉस्ट बनेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कितना आएगा? सेम आएगा क्योंकि कोई वेरिएशन इसमें नहीं बोला है, तो 5 लाख और 2,50,000, तो 7,50,000 प्राइम कॉस्ट। इसके बाद कौन सा एक्सपेंस आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहां से हमें ध्यान देना है, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर आते हैं। देखो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या बोला है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बारे में बोला है 1,50,000, और इसे मुझे दो पार्ट में दिखाना पड़ेगा, वेरिएबल और फिक्स। तो 60% फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना है? 40%। तो 1,50,000 का 40% कितना होगा? हाँ तो पहले लिखो वेरिएबल, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 1,50,000 का 40% यानी 60,000। ठीक है, फिर लिखना पड़ेगा फिक्स्ड पोर्शन, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। इसको कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें रूल्स बता दिया है। पहले बोलो फिक्स्ड अमाउंट हो कितना रहा है? 90,000। ठीक है, लेकिन ये 90,000 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें बोला है इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस है, क्या फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट है? हाँ इनडायरेक्ट कोई तो कॉस्ट में ओवरहेड बोला जाता है, आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। अच्छा तो इनका नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी
60,000 है, ठीक है। अच्छा, तो 60,000 है, तो कैसे, ये जो खर्चा है ये कितने के लिए है, इसको 60,000 मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें बोला है कैसे एब्जॉर्ब करवाना है, 60,000 नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे। तो ये खर्चा किया तो है हम लोगों ने 50,000 के लिए, लेकिन मुझे मानना क्या पड़ेगा 60,000 के लिए। तो फिर 50,000 के लिए कितना होगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, इसको और एक तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। अगर कोई खर्चा फिक्स्ड है तो चाहे, देखो मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 60,000, उससे ज्यादा तो हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। लेकिन मेरा खर्चा अगर कोई फिक्स्ड खर्चा है तो हम 60,000 बनाने से भी जितना लगेगा 50,000 यूनिट बनाने से भी मेरा कितना लगना चाहिए, उतना ही लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें बोला है कि नॉर्मल कैपेसिटी, मतलब देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का कितना खर्चा निकल के आया था 90,000। तो ये 90,000 जो है ये कितने के बेसिस पे निकल के आया था 50,000। लेकिन मुझे बोल रहा है कि मुझे ये खर्चे को एब्जॉर्ब कैसे करवाना है, प्रोड्यूस्ड यूनिट के हिसाब से नहीं, बोल रहा है कि नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट के हिसाब से। मतलब हम लोग ये मानेंगे कि ये 90,000 का खर्चा 50,000 यूनिट करने से भी होगा और 60,000 यूनिट करने से भी होगा। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड खर्चा है, ये तो वेरिएबल है नहीं। तो अगर 50,000 बनाएंगे तो भी और 60,000, इसीलिए इसको इस बेसिस पे कर दिया। मतलब 90,000 का एक्सपेंस प्रैक्टिकली तो 50,000 के लिए हुआ, लेकिन हमें एब्सॉर्ब करवाना है नॉर्मल कैपेसिटी, तो 60,000। तो फिर 50,000 के लिए जितना होगा, कितना हो गया 75,000। अच्छा, ये दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, और इसको ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट के साथ, तो क्या निकल के आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। कितना हो रहा है देखो 8,85,000। अच्छा, इसके बाद कौन सा खर्चा आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐड कर दो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का भी हम लोगों का पूरा फिक्स्ड था। देखो इसमें बोल दिया था क्वेश्चन में कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोगों का कंप्लीटली फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड को कैसे एब्सॉर्ब करवाना है, बोल दिया है जितने भी दैट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन। तो कैसे होगा 45,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60,000 होगा, डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 50,000, कितना हो रहा है 37,500, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐड होने के बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हो। इसमें एक्चुअली ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट होता है, एडजस्ट होने के बाद निकल के आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है कि हम लोग इतना बनाए हैं तो इतना ही बेच सकते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं इतना बेचेंगे। अगर मान लो मुझे कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रखना है तो उतना लेस करने के बाद हम बोलेंगे कि ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अगर क्लोजिंग स्टॉक में कुछ भी नहीं रखना है तो यही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और अगर रखना है तो उतना लेस करने के बाद होगा। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना हुआ ऐड करने से 9,32,500। अच्छा, अब इसमें क्या होता है ये देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होता है। मतलब अगर मेरे पास पहले से कुछ कंप्लीटेड गुड्स है वो, और लेस कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं। इसके बाद जो निकल के आते हैं उसको सीओजीएस लिखते हैं। लेकिन मानो क्वेश्चन में ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो फिर मेरा यही क्या बन जाएगा सीओजीएस। अगर मेरे पास ये दो इंफॉर्मेशन जीरो है तो फिर ये मेरा सीओजीएस ऑटोमेटिकली बनेगा, यही मेरा फिर क्या बन जाएगा सीओजीएस, ठीक है। और अगर इंफॉर्मेशन है तो फिर इसमें एडजस्ट करने के बाद मेरा क्या आ सकता है सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट शीट है, ये मार्जिनल कॉस्ट कैसे हो, नहीं, कॉस्ट शीट मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ कोई ये नहीं। कॉस्ट शीट जो है पूरा एक फॉर्मेट है, एक प्रोडक्ट को बनाने का कितना खर्चा हो रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग ये नहीं होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या था, मार्जिनल कॉस्टिंग था हम लोग जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे अगर एक यूनिट भी ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें अगर मेरा कितना एक्स्ट्रा वेरिएबल खर्चा होता है उसके कैलकुलेशन को मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग करते वक्त हमें कॉस्ट शीट बनाना पड़ सकता है, जैसे कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल रहे हो तो फिर कॉस्ट शीट तो बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, इसके बाद कौन सा खर्चा ऐड होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, इसमें हम लोग का वेरिएबल भी था फिक्स्ड भी था, तो वेरिएबल कितना होगा देखो बता दिया होगा क्वेश्चन में। वेरिएबल बोला है 40% फिक्स्ड है तो 60% वेरिएबल, तो 30,000 का 60% कितना हो जाएगा, हाँ, और फिक्स्ड कितना हो जाएगा 40%, 40% मतलब कितना हो जाएगा 12,000। और इसको कैसे अपोर्शन करेंगे, डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू
अच्छा 10,000 आ जाएगा, 10,000 हो गया। अच्छा टोटल करने से कितना होगा? हाँ 28, मैंने तो पूरा ही आउटर में लिख दिया, 28 में इसको ऐड कर लो, करके बताओ कितना होगा। 50,500। तो ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसको क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद और कुछ एडिशन नहीं होने वाला है। ठीक है, यही टोटल कॉस्ट है, यही कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब अगर कुछ प्रॉफिट है, सेल वैल्यू अगर हमें पता है, हाँ पता तो है, सेल वैल्यू हमें पता है, वो हम लोग लिख सकते हैं 10 लाख। तो ये इतने का चीज अगर 10 लाख में बिकेगा तो प्रॉफिट ही जनरेट होगा, तो प्रॉफिट बैलेंस करके आ जाएगा, नीचे सेल फिगर लिख दो। कितना आएगा? 49,500। ये मेरा हो गया सेल्स। ठीक है, अच्छा हाँ इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो हमें पता नहीं है, सेल्स पता था तो लिख दिया। अगर मान लो क्वेश्चन में सेल्स नहीं पता था तो यहाँ तक की कॉस्ट शीट बनेगा, इसके बाद नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों का थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाले पॉइंट में रिकंसिलिएशन करने बोला। ठीक है, चलो रिकंसिलिएशन करो। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा तो हम स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक रख रहे हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। कितना आया? 49,500। एक ऐड के लिए कुछ जगह रख देंगे, लेस के लिए रखेंगे। अच्छा तो लिखना है हमें हमेशा कॉस्ट का इम्पैक्ट, मतलब जो लैंग्वेज चूज होगा वो कॉस्ट बुक में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और इम्पैक्ट जो है वो फाइनेंस बुक के हिसाब से देखना है। तो पहले देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। तो देखो मेटेरियल, दोनों का लेबर और मेटेरियल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। फैक्ट्री एक्सपेंस इसने कितना चार्ज किया है टोटल में? 1,50,000। और इन्होंने फैक्ट्री एक्सपेंस टोटल में कितना चार्ज किया है? 1,35,000। ठीक है, तो किसने, मतलब हम लोगों को पहले ये देखना है कि फाइनेंस वालों ने कम किया है कि ज्यादा किया है? ज्यादा किया है, तो उनका प्रॉफिट इस वजह से क्या दिखेगा? कम दिखेगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? डिफरेंस को माइनस करना चाहिए, जो भी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है उसे मुझे माइनस करना चाहिए। अमाउंट का डिफरेंस कितना आ रहा है बोलो? 150 और 130, 15,000। तो 15,000 मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे लेस वाले जगह पे लिखना है। लैंग्वेज क्या लिखेंगे? लैंग्वेज जो लिखेंगे कॉस्ट के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट में क्या हुआ है? अंडर चार्ज हुआ है। ठीक है, या फिर लेस ऐसे भी लिख सकते हो, कम चार्ज हुआ है। तो क्या लिखेंगे? लिखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स, क्योंकि फाइनेंस वालों ने तो ओवर चार्ज किया है। तो ये कितना हो जाएगा? 15,000 मेरा लेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब फैक्ट्री के बाद एडमिनिस्ट्रेशन 37,500। इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखो 45,000। तो मैम হ্যাঁ বলো। লাস্টের পেজটা একটু দেখাবেন? হ্যাঁ এটা না না এর আগেরটা। এর আগে ম্যাম বলছে এখানে কি 18,000 আর 10,000 অ্যাড হয়েছে তো 9,30,000। হ্যাঁ 18 আর 10 দুটো অ্যাড হয়ে এটা আসবে। এটা তো হচ্ছে না 9,60,500 হচ্ছে। 9,60,500 হচ্ছে, 9,32,500 प्लस 18 प्लस 10। हाँ सही बात है, 9,60,000 हो रहा है, 50 तो नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ गलत लिखा है क्या? এটা ভুল লিখেছি নাকি? 885 তিনটে শূন্য 37,500। हाँ हाँ এইটা ভুল লিখেছি। 9,22,000 হচ্ছে, এটা 9,22,500, তাহলে এটা আসবে। এটা 22, ওখানে ভুল হয়েছে আগের ক্যালকুলেশন। नहीं ये 22 नहीं, मैंने 32 लिखा था, 32 लिखने से ये 60 आ रहा है, इसीलिए मैच नहीं। 9,22,000 होगा, मैंने गलती से 22 हो। এবার দেখো মিলে যাবে। ठीक है, अच्छा और हम लोग कौन सा वाला देखेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन वाला। एडमिनिस्ट्रेशन वाला इन्होंने 45,000 किया और इन्होंने किया 37,500, मतलब फाइनेंस वालों ने ज्यादा किया है, तो इनका प्रॉफिट कम दिखेगा। ठीक है, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस। तो कम दिखेगा तो लेस। कितना डिफरेंस आ रहा है?
7,500। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक या कॉस्ट अकाउंट 7,500। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कौन सा है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों को ऐड करके ही देखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंगल सिंगल लिखा था 28,000 और इनका टोटल कितना है 30,000, तो इन्होंने ज्यादा किया है फिर से, मतलब इनका प्रॉफिट 2,000 से फिर से कम दिखेगा, मतलब 2,000 से मुझे कर लेना है लेस, तो आंसर आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट 2,000, 2,000, ठीक है। अच्छा, और क्या है? और तो हाँ, अब यहाँ नहीं, यहाँ पर ये देखो, ये वाला इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इसके वजह से इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? ज्यादा दिख रहा होगा, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड 15,000 को मुझे करना पड़ेगा ऐड। तो यहाँ पर हो जाएगा इनकम नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, इनकम नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक 15,000। अच्छा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, बाकी सब लेस हो जाएगा। ये दोनों ऐड होने से कितना होता है? 64,500। बाकी ये सब लेस होके कितना आना चाहिए? जो हम लोग का फाइनेंस बुक का आंसर है, मतलब 40,000। देखो आ रहा है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, मैंने तो लिख दिया, एक बार देख लो 40,000 आ रहा है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। अच्छा, तो यहाँ पर ये दो चार एमसीक्यू है, ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कुछ यहाँ से पता चलता है क्या एक्स्ट्रा। बोल रहा है अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब जो दोनों मिलके नहीं हो रहा है। सेम लेजर इज मेंटेन्ड फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट बाय अकाउंटेंट, सेपरेट लेजर आर मेंटेन्ड फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ देम। बी होगा, क्योंकि अगर नॉन इंटीग्रेटेड है तो सेपरेट लेजर दोनों मेंटेन करेंगे, ठीक है। वन का क्या होगा? बी होगा। अच्छा, इसके बाद एक नोशनल कॉस्ट दिया है, बता देते हैं नोशनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। नोशनल कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट हमें एक्चुअली किसी को पे नहीं करना पड़ता है। जैसे मानो कि ये अगर मेरा रेंट वाला नहीं होके खुद का बिल्डिंग का हिस्सा होता, ठीक है, मान लो ये मेरा खुद का जगह होता, तो क्या मुझे इसका रेंट किसी को पे करना पड़ता? अगर हम अपने घर घर में ही शॉप ओपन करते तो उसका रेंट मुझे किसी को नहीं देना पड़ता। लेकिन मुझे उस रेंट को अपने मतलब कॉस्ट ऐसे बोलता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोशनल कॉस्ट। भले ही मुझे ये खर्चा किसी को देना ना पड़े, लेकिन ये तो मेरा एक कॉस्ट है ना, कि आज अगर मेरे पास ये अवेलेबिलिटी नहीं होता तो मुझे इसका कॉस्ट बेयर करना पड़ता, जैसे मुझे इसका कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, क्योंकि मेरा नहीं है खुद का, ठीक है। तो नोशनल कॉस्ट का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब नोशनल कॉस्ट का मतलब तो समझ में आया। अब यहाँ कुछ पॉइंट दिया है, बोल रहे मे बी इंक्लूडेड इन इंटीग्रल अकाउंट्स, मे बी इंक्लूडेड इन नॉन इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल का मतलब फाइनेंस वाला अलग करेगा, कॉस्ट वाला अलग करेगा, के काम करेंगे। कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन नॉन इंटीग्रल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो बोल रहे हैं कि कहां पर इसका हम लोग कैलकुलेशन दिखाते हैं, नोशनल कॉस्ट को कहां कंसीडर किया जाता है। तो बोलो, तुम लोग तो इतना अकाउंट्स करते हो, कभी अकाउंट्स में ऐसा नोशनल कॉस्ट का बात आया है? नोशनल कॉस्ट इंक्लूड होता है क्या अकाउंट्स में? नहीं। तो फिर कहां पर होगा? मतलब कॉस्ट वाला ही इंक्लूड करता है, तो फिर कौन सा आंसर मेरा सही है? मे बी इंक्लूडेड इन, अगर इंक्लूड होगा तो कहां होगा? नॉन इंटीग्रल में होगा ना, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, फाइनेंस में जब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो, फाइनेंस अकाउंट करते हो, वहां पर कभी भी रिकॉर्ड करते हो नहीं। अगर होगा, इसका कंसेप्ट कहाँ सुनने को मिला? कॉस्ट में। तो फिर कॉस्ट वाला ही चाहे तो इंक्लूड कर सकता है, मे बी, कोई कंपलसरी नहीं है। नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स, नॉन इंटीग्रल में कॉस्ट बुक अलग से बनता है, ठीक है। और एक चीज होता है नोशनल कॉस्ट, जैसे नोशनल प्रॉफिट, अगर तुम लोग कभी सुनोगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोल के कॉस्टिंग होता है, वहां पर नोशनल प्रॉफिट रिकॉर्ड किया जाता है। उसका कंसेप्ट ऐसा होता है, कंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है, 5-7 साल तक चल सकता है, ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना प्रॉफिट लॉस पता करना है, क्या वो 10 साल बाद पता करेगी या फिर हर साल पता करेगी? हर साल। लेकिन जब
प्रोडक्ट बन के बिकेगा, एक मान लो रोड बना रहा है, रोड बनेगा बिकेगा तभी तो पता चलेगा एक्चुअली प्रॉफिट लॉस कितना है, लेकिन फिर भी उसे नोशनल बेसिस पे अपना प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर साल उसे भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। बाई चांस अगर वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उसे तो अपने इन्वेस्टर को या शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा ना कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रहा है। तो अगर नोशनल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को जो बुक किया जाता है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं नोशनल। एक्चुअल प्रॉफिट कब पता चलेगा? जब प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट बनने में मोर देन 1 ईयर लगता है तभी वो कंस्ट्रक्शन के अंडर आता है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? नोशनल प्रॉफिट। लेकिन ऐसा चीज कभी तुम लोग फाइनेंस में नहीं देखोगे, ये कहां पर होता है? कॉस्ट में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अंडर non-integrated accounting system the accounts made to complete double entry। double entry को complete करने के लिए non-integrated system में हम लोग कौन सा अकाउंट को यूज करते हैं? हाँ, इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो 3 का हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 4th नंबर में देखो क्या बोला है, इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, आर मेंटेन इन द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी होगा, हाँ ये भी ठीक हुआ। चलो 5th नंबर में देखो, अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इज डेबिटेड टू विच अकाउंट? कौन सा वाला होगा बोलो? ऑप्शन ए। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? या तो स्टोर लेजर कंट्रोल या फिर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। डेबिट कहां पर होता है? स्टोर लेजर मटेरियल कंट्रोल डेबिट टू क्या हो जाएगा? जीएलए या सीएलसी। अच्छा, बोल रहे हैं अंडर नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब जो सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं। इफ मटेरियल 1500 आर परचेज फॉर ए स्पेशल जॉब के लिए हुआ तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? देखो इसका हम लोगों ने लिखा था, देखो अगर स्पेशल जॉब के लिए हुआ तो क्या होगा? WIP मैंने लिखवाया था, बुक को देखते हैं। यहाँ WIP का ऑप्शन दिया है, हाँ दिया है, ये रहा, ये देखो मैंने WIP लिखवाया था, ये देखो मैंने WIP लिखवाया था, प्रोडक्शन या जॉब स्लैश देके WIP। इन्होंने यहाँ दोनों चीज लिखा है, स्पेशल जॉब बोल के भी लिख सकते हैं या फिर WIP लिख सकते हैं, तो स्पेशल जॉब भी लिखा जा सकता है। तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 7th number, which account is to be debited if material 500 are returned to vendor under non-integrated? हाँ, डेबिट कौन सा होगा? CLC होगा, हाँ कॉस्ट लेजर कंट्रोल। और क्रेडिट क्या होगा? SLC, है ना। जब जस्ट खरीदने का उल्टा एंट्री होगा ना, खरीदने से होता है SLC टू CLC, जब रिटर्न होगा ये देखो, जब रिटर्न होगा ये देखो यहाँ पर रिटर्न CLC टू SLC, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा 7th का ए। अच्छा, अब 8th नंबर में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट? नोशनल रेंट, डोनेशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रेंट रिसीवेबल, कौन सा होगा? नोशनल रेंट। जैसे मेरा घर ही है लेकिन हम फिर भी उसका रेंट को ऐड कर रहे हैं कि अगर बाई चांस मुझे ये किसी को मार्केट में इतने बड़े स्पेस के लिए पे करना पड़ता तो कितना पे करना पड़ता। डोनेशन कहाँ जाता है? फाइनेंस बुक में। जनरल रिजर्व कौन क्रिएट करता है? ये सब फाइनेंस वालों का काम है। रेंट रिसीवेबल मतलब किसी से पैसा मिलने वाला रेंट का, ये सब कहाँ दिखता है? फाइनेंस में। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नोशनल का कंसेप्ट कहाँ आता है? कॉस्ट बुक में आता है, तो फिर ये नोशनल रेंट आ जाएगा। तो 8th का ए हो जाएगा। 9th नंबर में देखो क्या बोला है, when costing loss is 5600, मतलब कॉस्ट बुक में लॉस आया है 5600 का, ठीक है, नेगेटिव है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्सॉर्ब्ड बीइंग 600। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्सॉर्ब मतलब कॉस्ट बुक में बोल रहे हैं, ठीक है, 600 का। द लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट शुड भी कितना होगा? 6200 होगा। ऑप्शन बी बोल रहे हो, देखो हाँ। और इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है? ये रिकंसिलिएशन है बेसिकली, कॉस्ट बुक, ठीक है। मुझे फाइनेंस बुक का इंपैक्ट सोचना है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मैंने कम चार्ज किया है बोल रहा है, तो कंपेयर टू किसके हिसाब से बोल रहा होगा? फाइनेंस के हिसाब से। तो फाइनेंस से कम चार्ज किया है, तो फाइनेंस वालों ने क्या चार्ज किया है? ज्यादा चार्ज किया है, तो उनका प्रॉफिट दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा। तो मुझे ये आइटम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 6200, ठीक है। ये रिकंसिलिएशन का पार्ट है बेसिकली। रिकंसिलिएशन में जो कंसेप्ट लगता है वही वाला यहाँ पर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर में बोल रहा है,
Which of the following items should be added to costing profit to arrive at financial profit? मतलब अगर मुझे कॉस्ट बुक के हिसाब से प्रॉफिट दे दिया है और मुझे कहाँ जाना है, फाइनेंशियल प्रॉफिट, मतलब रिकंसिलिएशन का बात बोल रहा है, इनमें से कौन से आइटम जो है यहाँ पर ऐड होने से मुझे ऐड होना चाहिए, मतलब अगर ये सब आइटम है, बोलो ओवर एंड और बाकी कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ऑल ऑफ द अबव को तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है, पहले ये डिस्कस कर देते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, तो अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक है तो मुझे सोचना कैसे है, फाइनेंस बुक के हिसाब से। तो इंटरेस्ट पे खर्चा है, खर्चा करेंगे तो ये वाला क्या होगा, लेस होगा, यहाँ लेस होगा तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, लेस, तो फिर ये आइटम मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता है, माइनस। इनकम टैक्स पेड, तो ये भी एक्सपेंस है, तो फाइनेंस बुक में क्या होता है, तो यहाँ भी फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड क्या हुआ है, ओवर एब्सॉर्ब हुआ है, ओवर एब्सॉर्ब का मतलब कॉस्ट बुक में ज्यादा चार्ज हुआ है, तो फाइनेंस बुक में क्या हुआ है, कम, तो उनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, ज्यादा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड, तो इसीलिए यही एक आइटम है जो इसमें ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर बस एक वो नोशनल वाला पॉइंट तुम लोग को मिल गया नया, ठीक है, और तो कुछ था नहीं, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इतना ही।